यहां आपको उत्तर देना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 4 वर्ष की रिया है। कौन है भैया? 4 वर्ष की एक रिया है। कितने वर्ष की रिया है? 4 वर्ष की रिया है। और 4 वर्ष की रिया देखिए क्या कह रही है, 4 वर्ष की रिया जो है उसके माता पिता से डांट पड़ती है ना, कि सब्जियां खाने से इनकार कर रही है। अब ये प्रतीकात्मक जो खेल होता है ना, रिया अपने गुड़ियों के साथ खेल रही है, तो ये व्यवहार क्या दर्शा रहा है? देखिए यहाँ पे उसके माता पिता को उसने देखा कि वो कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, और उसी बिहेवियर को क्या कर रही है वो फिर से दूसरे बच्चों के साथ क्या कर रही है, उसे फॉलो कर रही है। तो अगर आप यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर द्वितीय समाजीकरण हो नहीं रहा है, अनुवांशिकता का कोई रोल है नहीं, परिपक्वता है नहीं। यहाँ पे क्या है, प्राइमरी एजेंट यानी प्राथमिक समाजीकरण। देखिए प्राथमिक समाजीकरण कहाँ से होता है, ये आपके परिवार से होता है। कहाँ से होता है मित्रों? आपके परिवार से होता है, परिवार के लोगों से होता है। परिवार के लोग कौन हो सकते हैं? जैसे कि माता हो सकती है, पिता हो सकते हैं। तो ये माता पिता से जो देखकर बच्चा सीखता है उसे ही आप प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। और यहाँ पर भी बच्चा ऐसा ही कर रहा है, तो ये किसका घटक है? ये प्राथमिक समाजीकरण का घटक है। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक समाजीकरण का घटक है, ये याद रखिएगा। बहुत बड़ा सेशन आज है और पहला क्वेश्चन, और भैया मेरे को लगता है कि पहले ही क्वेश्चन में आपने अपना परचम लहरा दिया होगा। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करेंगे आप लोग, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करेंगे फटाफट। रोशनी परवीन जी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, क्योंकि केवल पेडागोजी है इसमें, नॉट कंटेंट, है ना। पेडागोजी का महामैराथन सेशन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कहते हैं कि अनीता ने रश्मि को कलम ले लिया। देखिए अनीता ने क्या किया, रश्मि का कलम ले लिया था। तो प्रतिशोध ने अनीता ने क्या किया, उसका भोजन खा ली। ठीक है, उसका भोजन खा ली। पूजा ये सब देख रही थी, अध्यापिका को सूचित ही नहीं किया। अध्यापिका को कुछ नहीं बताती है, क्योंकि वो कहती है कि एक दूसरे का बदला इन्होंने ले लिया है। तो लॉरेंस कॉलबर्ग ने पूजा के नैतिक विकास की किस अवस्था पर लॉरेंस कॉलबर्ग है, आपको ये बताना है। नैतिक विकास की किस अवस्था पर लॉरेंस कॉलबर्ग है? चलिए देखिए, एक यहाँ पर आपको अगर हम बताना चाहेंगे, देखिए पहला चरण की बात है जब बच्चों के अंदर नैतिकता नहीं होती है, जिसे आप कहते हैं पूर्व पारंपरिक चरण जो होता है आपका, जिसे प्री ऑपरेशनल सॉरी हाँ प्री कन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं। और इसमें जो एज होती है वो 4 से 10 वर्ष की होती है, 4 से 10 वर्ष की होती है। और यहाँ पर जो होता है उसे कहा जाता है व्यक्ति और विनियम, जिसे आप कह सकते हैं यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। जैसे कहते हैं कि यार रोहन ने मोहन का पेंसिल तोड़ दिया है तो उसने उसका पेंसिल तोड़ दिया, तो मतलब यहाँ कहते हैं यार व्यक्ति और विनियम। जैसे रोहन ने मोहन का लंच खा लिया था तो मोहन ने उसका लंच खा लिया, बात बराबर हो गई। मतलब आदान प्रदान की नैतिकता भी इसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। हालांकि देखिए लॉरेंस कॉलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और यह प्रतिपादन उन्होंने 1969 में किया। कब किया? 1969 में किया लॉरेंस कॉलबर्ग ने, जहां पर इन्होंने 6 स्तर बताए, सॉरी 6 चरण बताए थे। चरण कितने बताए थे? 6 चरण बताए थे। और स्तर कितने बताए थे? 3 स्तर बतलाए थे। स्तर को फटाफट सुनिएगा। पहला स्तर था पूर्व पारंपरिक चरण, फिर आएगा आपका पारंपरिक चरण, और उसके बाद आएगा उत्तर पारंपरिक चरण। अगर इसको इंग्लिश में मैं कहूं तो ये आता है प्री कन्वेंशनल स्टेज, उसके बाद आता है कन्वेंशनल स्टेज, उसके बाद आता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीजें हैं। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए इसकी ना, ये पहली स्टेज के 2 चरण है, दूसरे के फिर 2 चरण है, और तीसरे के 2 चरण है। इस तरीके से कितने? 6 चरण है। और यहाँ पे देखिए आप जिस चरण की बात कर रहे हैं वो ये है, सेल्फ इंटरेस्टेड वाला जो चरण है ना, वो वाले चरण की आप बात कर रहे हैं। व्यक्ति और विनियम या आदान प्रदान की नैतिकता भी इसे कहा जाता है। तो ये चीजें स्पष्ट है आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्या है, राघु एक झाड़ू में इस तरीके से चढ़ने का अभिनय करता है कि मानो वो घोड़े की सवारी कर रहा है। तो यह क्षमता क्या कहलाती है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मान एक बच्चे क्या होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, प्रतीक को बना लेते हैं। जैसे एक लकड़ी को उन्होंने गन बना रखी है और फायरिंग कर रहे हैं, और बाकी बच्चे बिहेव कर रहे हैं कि उन्हें गोलियां लग रही है। या बच्चे क्या है, यहाँ पे पत्थर कंकड़ रख लिए हैं और सब्जी की तरह उसे सेल कर रहे हैं, सब्जियों की तरह उसे बेच रहे हैं। तो उसे क्या कहते हैं? सिंबॉलिक, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अगर देखेंगे तो इसे क्या कहते हैं? सांकेतिक प्रस्तुतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सांकेतिक प्रस्तुतिकरण कहते हैं। जहां व्यक्ति किसी वस्तु का प्रतीक लेता है और किसी दूसरे वस्तु को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, तो राघव ने क्या किया है? झाड़ू लिया, और झाड़ू को किसका प्रतीक बताया? घोड़े का प्रतीक बताया। इसको जीन पियाजे प्रतीकात्मक खेल भी कहते हैं, प्रतीकात्मक विचार भी कहते हैं। इसकी जो एज होती है
वह 2 से 7 वर्ष तक बच्चा ऐसा करता है। और इसकी एज के बारे में बात करेंगे तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था में बच्चा ये बिहेवियर करता है, ये ध्यान दीजिएगा। आपने भी खेले होंगे, कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो बचपन में खेलते हैं, कुछ काल्पनिक भी होते हैं और कुछ रियल भी होते हैं, ये आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, तो विद्यालय का दृष्टिकोण क्या दर्शा रहा है, आप बताइए। विद्यालय का दृष्टिकोण क्या दर्शा रहा है, विद्यालय का दृष्टिकोण क्या दर्शा रहा है, आपसे हम पूछना चाहेंगे। चलिए, एक बड़ा सेशन है भाई आज, तो बिल्कुल आप लोग आज पूरी शिद्दत के साथ लें। मैं तो ये चाहूंगा कि पूरी एनर्जी लगा दें आज आप लोग, ये मैं चाहूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है और जवाब सी है। इसका जवाब क्या है? सी है। देखिए, यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। देखिए, जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह क्या होता है? जब आप किसी एक लिंग के साथ कोई भूमिकाओं को जोड़ देते हैं। जैसे आपने ये घोषित कर दिया है कि लड़कियां केवल संगीत में ही अच्छी होती हैं और नृत्य में अच्छी होती हैं और इसीलिए काम उनको करना चाहिए। लड़कियां एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती है, कोई गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है, तो इसका कारण क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता है, जो बिल्कुल गलत है। और ऐसा होता नहीं है। अक्सर अगर आप देखेंगे, जैसे कि आप जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देना चाहते हो तो ऐसा दिखाइए, भैया देखिए ये महिला है, ये ऑटो चला रही है। अब जेंडर रूढ़िवादिता क्या सिखाती है कि महिलाएं ऑटो चालक नहीं हो सकती, महिलाएं घर का काम करती है और पुरुष ऑटो चलाते हैं। पर अगर आप एक ऑटो चालक का एग्जाम्पल अगर दे देते हैं, भैया किसे दे देते हैं? बच्चों को दे देंगे कि भैया देखिए इनकी माँ तो ऑटो चलाती है, तो बच्चे की रूढ़िवादिता वहीं पर क्या होती है? खत्म हो जाती है। इसे कहते हैं रूढ़िवादिता को चुनौती देना। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को भी आप थोड़ा फोकस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लगा दिया गया, अटेम्प्ट करेंगे आप सभी लोग। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, प्रतिभाशाली बच्चा कैसा होता है? प्रतिभाशाली बच्चा गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होता है। ये औरों से अलग होता है। ये किसी भी चीज को जल्दी सीख लेता है और कम समय में ये सीख लेता है। एक बार आप सिखाओगे उतने में ही बच्चा सीख लेगा। तो ये प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है ना, कि झट से जल्दी को सीख लेता है। पर सीखने के साथ साथ क्या होता है, इसे ऐसे काम पसंद होते हैं जो थोड़े से क्या होते हैं? चैलेंजिंग होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, जिसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती है। थोड़ा सा क्या होता है? लेवल हाई होता है, याद रखिएगा। उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय मौलिक पाठ्य सामग्री को पढ़ने को प्रोत्साहित करना चाहिए। बात सही है, ठीक है। उनकी पृथक पहचान बनाने की जरूरत नहीं है, उन्हें गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि विद्यालय में उनके लिए अभिकल्पित लक्ष्यों और दबाव डालने की उनके ऊपर बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने ए है, बहुत क्लियर कट है। आशा करते हैं आप सभी बच्चों ने एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे। आज 19 तारीख का दिन है, कल अंतिम दिन आपके पास बचा हुआ है जिस दिन आप पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि कल हम लोग, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग एक मॉक टेस्ट ही आपके साथ डिस्कस करेंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं, जिसमें ऑल सब्जेक्ट होंगे, एक ऐसा मॉक टेस्ट हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। चलिए, अंकिता वर्मा जी कह रही है कि मुझे भी बाइक चलाना आता है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है जल्दी से आप लोग चुनेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर अगर आपने तीसरा चुना है तो ये एकदम राइट है। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप अधिगम निषक्त वाले बच्चों की सहायता के लिए क्या प्रयोग करोगे? अधिक से अधिक लेखन कार्य कोई सहायता नहीं है, ठीक है। लिखावट मूल्यांकन करेंगे, लिखावट के मापदंड मानेंगे, तो ये भी चीजें नहीं है। लेखन कार्य का समय घटा देंगे, नहीं। प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे, क्योंकि जो लिखने से संबंधित बच्चा होगा, निशक्त बच्चा होगा, वो जरूरी होगा कि भैया यहाँ पर लिखने में गलतियां करेगा। अगर उसका लिखने की गलतियों के आधार पर आप चेक करेंगे तो बच्चा तो पास ही नहीं हो पाएगा, बच्चा अच्छा ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है बच्चों को। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज में क्या होता है? सीखने की अक्षमताएं होती है। जैसे कि अधिगम अक्षमता होती क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटीज कहा जाता है जैसे आपको किसी भी चीज को सीखने में समस्या हो रही है तो उसे अधिगम आसक्ता, अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज में देखेंगे, अफेजिया आता है। अफेजिया क्या होता है? लोगों से आप बातचीत नहीं कर पाते हैं, संभाषण नहीं कर पाते हैं, या कह सकते हैं संप्रेषण नहीं कर पाते हैं। इसे एक प्रकार का डिस्फेजिया भी कहते हैं, देखेगा, डिस्फेजिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? लोग बाग हो सकता है कि हकला रहे होते हैं, या इनकी टंग ट्विस्ट नहीं होती है, या कई बार ऐसी भी यहाँ पर संभावनाएं आपको देखने को मिल जाती है कि भैया बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, बातचीत करने से थोड़ा सा ना डरता है, नए लोगों से घुल रहा मिल रहा नहीं है, वगैरह वगैरह। देखिए, डिसलेक्सिया जो होती है ये क्या होती है? पठन विकार है, पढ़ने से संबंधित है।
यहाँ बच्चा कई बार बी को डी या शब्दों को उल्टा कर कर पढ़ता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिसलेक्सिया किससे है? पढ़ने से बेकार है। अब देखिए डिसलेक्सिया को कई बार ये क्या करेगा, एलेकिया लिखेगा, एलेकिया, है ना। तो याद रखिएगा एलेकिया भी लिखेगा तो भी वो पठन बेकार होगा। एलेकिया, बार बार बोल रहा हूँ, एलेकिया। ठीक है, आगे चलते हैं। डिसग्राफिया क्या होता है? यह डिसग्राफिया का अर्थ होता है ये लिखावट संबंधी है। यहाँ बच्चा क्या होता है, लिखने में प्रॉब्लम होती है, राइटिंग अच्छी नहीं होती, सही जगह नहीं लिखता, सही तरीके से शब्दों को नहीं बना पाता, वगैरह वगैरह यहाँ पर होता है भैया, याद रखिएगा। तो एक बार फिर से सभी बच्चों को कहना चाहूंगा यार, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जामिनेशन। कल की जो परीक्षा है, ठीक है, कल की जो परीक्षा है उसमें आप ना, कल की नहीं मतलब कल के बाद की जो परीक्षा है उसमें ये याद रखिएगा आप लोग कि आप बेहतर करके आए, आप लोग बेहतर करके आए। क्योंकि क्यों बेहतर करें मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बच्चा नर्वस नहीं होगा, बेहतर करके आएगा। क्योंकि उसके लिए थॉट मैं आपको देना चाहूंगा, क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा। सुनिएगा, क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा ही होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, हम कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। तो चलिए इसी थॉट के साथ बने रहेंगे सेशन के साथ, और बहुत जबरदस्त सेशन आज हमें करना है जो आपको अच्छे नंबर दिला सके। हम बात करेंगे डिस्के कैकुलिया की, है ना। ये गणित संबंधी विकार होता है, इसमें बच्चा मैथमेटिक्स नहीं समझ पाता है, दैनिक जीवन की कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, मैथ से उसे भय सा होता है। डिस्के कैकुलिया कई प्रकार की हो सकती है, ग्राफिकल हो सकती है, लेक्सिकल हो सकती है, वर्बल हो सकती है, ठीक है, और भी यहाँ पे प्रकार इसके होते हैं जिसे इतना डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। डिस्थीमिया क्या होता है भैया? डिस्थीमिया जो होता है गंभीर तनाव का शिकार होता है व्यक्ति। क्या होता है? गंभीर तनाव का शिकार होता है। इसमें बच्चों के अंदर क्या होता है, एक तनाव आता है जिसके कारण बच्चा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, वगैरह वगैरह। डिस्मॉर्फिया एक प्रकार का मनोविकार होता है जिसमें व्यक्ति को भ्रम हो जाता है। क्या होता है? भ्रम होता है कि भैया उसके शरीर के कुछ अंग दूसरों से छोटे हैं, दूसरों के जैसे नहीं है, तो ये डिस्मॉर्फिया होता है। अभी अगर हम देखेंगे तो एक ट्रेंडिंग टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, दो चीजें सुनिएगा और अपने जहन में रखिएगा, आ सकता है ये। एक आता है मित्रों श्वालिनता। क्या आता है? मेरे साथ बोलिए, श्वालिनता। श्वालिनता को ऑटिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटिज्म। अब ये ऑटिज्म में क्या होता है, यहाँ पे बच्चा जो होता है ना, सामाजिक संप्रेषण नहीं कर पाता है, लोगों से घुलना मिलना, बातचीत करना, ये चीजें बच्चा नहीं कर पाएगा श्वालिनता वाले विकार में, ये ध्यान रखिएगा, इतना याद रहेगा। एक आएगा आपको ध्यान अभाव अति सक्रिय विकार, जिसे आप कहेंगे एडीएचडी। एडीएचडी का मतलब होता है आपका ध्यान अभाव अति सक्रिय विकार। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा एक जगह ध्यान कॉन्सेंट्रेट ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा, उसका ध्यान जो होगा कुछ समय में क्या होगा, भंग हो जाएगा वहां से, ध्यान रखिएगा। और बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम और होगी इसमें कि बच्चा हाइपर एक्टिविटीज होगा, है ना, किसी भी काम को बिना सोचे जल्दी जल्दी करेगा, वो होगा एडीएचडी। तो ये जो बातें मैं कर रहा हूं आज, ये आपको हो सकता है कि इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन देखने को मिले 21 जनवरी को, पेपर 1 वाले बच्चों को भी और पेपर 2 वाले बच्चों को भी एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले। हो सकता है स्वालीनता के बारे में मिले, एडीएचडी के बारे में मिले, या जो मैंने ये समझाया हुआ है इसके बारे में मिले। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भावनात्मक अधिगम को समुन्नत करता है? याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है भैया, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप सही जवाब दें। चलिए देखिए, यहाँ पे एक प्रतियोगिता है, इसका सब्जेक्ट नहीं है, अनुशासन सब्जेक्ट नहीं है, दबाव डालना सब्जेक्ट नहीं है। देखिए प्रतियोगिता इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, अनुशासन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, और दबाव डालना बहुत ज्यादा नेगेटिव। तो आपके पास बचा क्या भैया? आपके पास बचा ऑप्शन नंबर सी, है ना। तदानुभूत करने एवं बात सुनने, मतलब अनुभूति करने की बात कर रहा है और बात सुनने की बात कर रहा है, तो ये सामाजिक और भावनात्मक रूप से आप देख सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है। निम्न में से कौन उप अवस्था लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास में पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? पारंपरिक अवस्थाएं जो होती है मित्रों, ये कब तक होती है आपको पता है? 10 से 13 वर्ष की होती है। कब से होती है? 10 से 13 वर्ष की होती है। और इस अवस्था में दो अवस्थाएं आती हैं, जानते हो क्या? एक आता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन, गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स ओरिएंटेशन, और दूसरा आता है सामाजिक अनुबंधन क्रम या सामाजिक क्रम अभिविन्यास आप कह सकते हैं। अब यहां बताइए दोनों में से क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है भैया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है हालांकि ये, और मैं चाहूंगा कि इसका सही उत्तर आप फिर से एक बार दें। ये होता है आपका सोशल कंसर्न, यहाँ पे या सामाजिक सरोकार या सामाजिक क्रम अभिविन्यास भी इसे कह सकते हैं आप। तो सही जवाब यही था।
याद रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूर्व लौकिक जो लिखा हुआ है इसे प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। इसमें दो होती है, आज्ञाकारिता होती है और अहंकार की अवस्था होती है, जिसे आप व्यक्ति और विनियम भी कहते हैं। यांत्रिक भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसकी उम्र जो होती है वो 4 से 10 वर्ष की होती है और इस उम्र में बच्चों के अंदर नैतिकता नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, लौकिक स्तर या इसे पारंपरिक स्तर या इसे कन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं। इसे प्रशंसा की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था मतलब ये कह रहा है गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स ओरिएंटेशन की बात कर रहा है। ये देखिए, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था अवस्था, या आप कह सकते हैं सामाजिक क्रम व्यवस्था, सामाजिक क्रम अभिविन्यास की अवस्था भी इसे कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे लौकिक स्तर होता है जहां पर आप प्रजातांत्रिक रूप से जो नियम होते हैं, या आप कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे समाज की एक सार्वभौमिक अवस्था होती है। हालांकि ये है नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो फिलहाल आप देखेंगे तो ये स्टेजेस हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये पहली स्टेज के 2 चरण है, फिर दूसरी स्टेज के 2 चरण है, तीसरी स्टेज के 2 चरण है। ध्यान दीजिएगा, इसमें काफी चरणों के बारे में बताया गया है। इसमें अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समायोजन घटित होता है जब, अब आप बताएंगे समायोजन कब कब घटित होता है। चलिए कोई बात नहीं, लेट हो गए तो आ जाइए। चलिए भाई, 21 तारीख के लिए कौन कौन तैयार है आप में से? बिल्कुल रेडी हो गए, सज्ज हो गए कि यार हमें तो कब से पेपर का इंतजार है और हमें पेपर एकदम देना है जबरदस्त तरीके से, एकदम नंबर फाड़ देना है पेपर में। ऐसा कौन कौन सा बच्चा तैयार है? हम बात करेंगे यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब होगा दोस्तों, समायोजन कब घटित होता है। आपको भी पता है समायोजन कब घटित होता है। तो देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके नए अनुभव के अभिप्राय को समझते हैं, तब समायोजन घटित होता है। ये बात सही है। बच्चे अपने अनुभव की वर्तमान स्कीमाओं को सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण कर रहे हैं, तो यहाँ पर समायोजन घटित नहीं होता, यहाँ आत्मसतीकरण होता है। इसमें क्या होता है? आत्मसतीकरण, एसिमिलेशन होता है, और यहाँ पर आपको समायोजन होगा, क्योंकि इसमें ना आपको परिवर्तन करना पड़ रहा है। मान लेते हैं बच्चे ने सोचा सीखा था पहले 4 पैर वाले सारे जानवर कुत्ते ही होते हैं, फिर इन्होंने एक घोड़ा देखा तो बोला इतना बड़ा कुत्ता कहाँ से आ गया। माँ ने उसको करेक्ट किया कि भैया नहीं, कुत्ता नहीं है, 4 पैर वाले घोड़े भी होते हैं, शेर भी होते हैं, ऊंट भी होता है, हाथी भी होता है। तो बच्चे ने फिर ये कंसेप्ट को डिलीट कर दिया कि 4 पैर वाला कुत्ता ही होगा। उन्होंने कहा कि 4 पैर वाले बहुत सारे जानवर हो सकते हैं। तो देखिए, उसने पूर्व की धारणा में परिवर्तन करके नई धारणा को सीखा। तो इसी तो कहते हैं आपका समायोजन। इसे क्या कहते हैं? समायोजन। और समायोजन के माध्यम से ही क्या होता है, व्यक्ति पूरे विश्व को समझता है। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 10वें नंबर का है। अगला क्वेश्चन 10वें नंबर का है दोस्तों। ये क्या कह रहा है? एक 5 वर्षीय बच्चा 16 फूलों का चित्र दिखाए जाते हैं, जिसमें से 4 लाल 12 नीले रंग के होते हैं। बच्चे से पूछा जाता है क्या नीले फूल अधिक है? बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक है या लाल फूल अधिक है। तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक है। तो जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। अब बताइए बच्चा कौन सी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है इसमें? चलिए, कौन सी दक्षता बच्चा हासिल नहीं कर पाया है, प्रश्न ये है। देखिए, बच्चा अगर यहाँ पर एक 5 वर्ष का बच्चा है, देखिए 5 वर्ष का बच्चा जो होता है वो, मैं आपको बता दूं पहला तो, 5 वर्ष का जो बच्चा होता है वो इनमें से ना कोई भी क्वालिटी उसके अंदर नहीं होती है। ध्यान रखिएगा। पर प्रश्न ये नहीं है कि 5 वर्ष के बच्चे के अंदर क्वालिटी क्या नहीं होती है। यहाँ पे पूछा है कि भैया हमने 16 फूल दिखाए, 4 और 12 दिखाए, तो उसने ये कह दिया, बच्चे ने उत्तर दिया कि नीले फूल अधिक है। उसने यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन नहीं किया सही तरीके से, कहना चाहिए। तो बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है यहाँ पर ना, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण नहीं कर रहा है। अगर श्रेणीबद्ध वर्गीकरण बच्चा कर पाता है यहाँ पे, तो वो कहता कि भैया यहाँ पर एक्चुअली क्या है, नीले फूल अधिक है और जो लाल फूल से कितने अधिक है ये बताता। तो डेफिनेटली यहाँ पर श्रेणीबद्ध वर्गीकरण कहलाता, जो बच्चा यहाँ पर नहीं कर रहा है। दोस्तों आगे चलते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को समझने के लिए, सुनिएगा, जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने के लिए अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता संबंधित है। हालांकि देखिए, ये बार बार बात कर रहा है कि आंतरिक 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 कह रहा है। आंतरिक का मतलब समझते हो? इंट्रा पर्सनल होगा। ये क्या होगा? इंट्रा पर्सनल होगा। देखिए, अगर ऐड आ रहे हो तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, आप बने रहे करो सेशन के साथ। ऐड आके खत्म हो जाता है, वो कुछ ही सेकंड्स का आता है।
आप चिंता ना करें। देखिए हावर्ड गार्डनर ने यहाँ पर 1983 में क्या हुआ था, 1983 में बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1983 में इन्होंने कहा कि भैया बुद्धि एक नहीं है, बुद्धि एक से अधिक होती है, और इसी को लेकर उन्होंने दो बुद्धियां दी। एक तो देखिए यहाँ पे अंतरा व्यक्तित्व थी और एक अंतः व्यक्तित्व थी। इसमें दोनों बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अंतः व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, इंट्रा। यहाँ देखिए INTRA, इंट्रा। इंट्रा का मतलब ये होता है खुद का, सेल्फ, है ना, खुद का या सेल्फ कह सकते हैं। और इंटर जब आएगा ना तो आप समझिएगा कि अदर का है, ये क्या है, दूसरों का है। जब आप कहेगा कि दूसरों की मनोभाव, दूसरों के भावनाओं को अच्छे से समझ पा रहे हैं, दूसरों के विचारों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, अदर हो जाएगा। जब आप ये कहोगे कि आप खुद के विचार, खुद के मनोभाव, खुद की दशाओं को अच्छे से समझ पा रहे हो, तो वहां अंतः व्यक्तित्व होगा, इंट्रापर्सनल होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों बुद्धियां समझना बेहद जरूरी है। अच्छा ये बताइए प्राकृतिक बुद्धि उन्होंने कब दी थी? हावर्ड गार्डनर महोदय ने प्राकृतिक बुद्धि का प्रतिपादन कब किया? पहला प्रश्न मेरे पास ये है। नहीं विकास यादव जी, ऐड का कोई पैसा नहीं रहता, हम लेते नहीं है। यूट्यूब वो तो अपनी मन मर्जी से ऐड दिखा देता है, अगर दिखाना है तो, नहीं दिखाना है तो नहीं दिखाता, उसके हाथ में कंट्रोल होता है। ऐड का कंट्रोल एक्चुअली अभी वर्तमान में 2024 में यूट्यूबर्स के हाथों से काफी हद से छीन लिया गया है। अब ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा ऐड दिखाना है, कैसे दिखाना है, कितने मिनट का दिखाना है, ये सारी अथॉरिटीज हमारे पास से भी जा चुकी है। अब ये यूट्यूब के हाथ में आ गई है, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल, पूरी क्लास खत्म करेंगे। अगर जानवी सरोज जी आप लोग ने मोटिवेशन दिखाया तो डेफिनेटली खत्म करेंगे। ये दो कथन दिए हैं। अभी कथन ए कह रहा है कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आपको लग रहा है महत्वपूर्ण है? उस उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है? देखिए ये कह रहा है कि भैया आपको प्रिंट समृद्ध का मतलब समझाता हूं मैं आपको। ऐसी चीजें जहां पे आपको प्रिंटेड करके दे दी गई है, जैसे मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, बुक्स है, दीवालों में लिखा हुआ है, इसे आप कहते हैं प्रिंट समृद्ध वातावरण, जहां पे चीजें लिखी हुई आपको मिल रही है। दूसरा ये होता है कि उपकारी वातावरण। उपकारी वातावरण मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक मीनिंगफुल रोल हो रहा है ना, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पे बच्चा ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा उसे। तो यहाँ पर जवाब आपका ए होगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही भी व्याख्या कर रहा है। व्याख्या कैसे कर रहा है? ये बोल रहा है कि हम प्रिंट समृद्ध माहौल बच्चों को देंगे तो बच्चा ऐसे वातावरण में अर्थपूर्ण तरीके से सीखेगा। तो ये बात दोनों से रिलेट कर रही है, इसलिए रिलेट कर पाने के कारण आप ये कह सकते हैं मित्रों कि ये सही तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है। ये बोलना है खालिस्तान का शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं या स्वभाव के लिए होता है जिसमें एक विशेष संस्कृति पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लाया हमने, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने हमने लेकर आया हुआ है। अटेम्प्ट करेंगे भैया, इसको पूरा जोर लगाकर करेंगे, मैं कहता हूं पूरा जोर लगा के करेंगे। 13वें नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है जैविक अंतर। जैविक अंतर क्या होता है? आपके लिंग का निर्धारण करता है कि आप मेल हैं या आप फीमेल हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? बायोलॉजिकल होता है। तो ये कौन डिसाइड करता है? सेक्स करता है। ये कौन करता है? लिंग करता है। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि जेंडर जो होता है, जो जेंडर होता है ना, ये जो जेंडर होता है भैया, ये समाज के द्वारा निर्मित होता है। ये समाज के लोग भूमिका तय करते हैं कि लड़की पैदा हो गई तो ये करना है, लड़के पैदा हो गए तो ये करना है। तो जो जेंडर शब्द का प्रयोग क्या होता है? विशेषताओं के लिए होता है, जो समाज तय कर रहा है महिलाओं और पुरुषों की क्या विशेषता होना चाहिए। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? चलिए अटेम्प्ट करो भाई, जल्दी पढ़ो, जल्दी जवाब दो। आपको यहाँ पर बातें करने के लिए नहीं बुलाया गया। 2 दिन है, 2 दिन के बाद आइएगा, मैं लाइव आऊंगा, बहुत बातें करेंगे बैठकर। ठीक है, आप भी करिएगा, मैं भी करूंगा, सब मिलके बातें करेंगे। ठीक है, बातें ही बातें करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे फिर, है ना। अभी आज आप सिर्फ आज और कल पढ़ाई करो सिर्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 का ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने चुना है, 1 नंबर अपने ऐड कर लीजिए। ये मूल्यांकन के सख्त ढांचों या संरचनाओं पर आधारित होता है। देखिए ये कह रहे हैं कि मानकीकृत परीक्षण जो होता है ये कैसा होता है? ये मूल्यांकन के सख्त ढांचों और संरचनाओं पर आधारित होता है। अब आप में से कोई बच्चा जो है जिसको नेगेटिव और पॉजिटिव का बुखार चढ़ा होगा, ठीक है, पूरा बुखार आ गया उसको, नेगेटिव पॉजिटिव छांटने का, बांटने का, या उसके आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करने का, यहाँ पे मार खाएगा वो। जैसे ही देखेगा सख्त ढांचा, वो लेगा नेगेटिव है। भैया नेगेटिव नहीं है, ये मानकीकृत परीक्षण के बारे में है। मानकीकृत परीक्षण क्या होते हैं? विशेषज्ञों की टीम ने एक बार बना दी,
तो उसको सबके ऊपर अप्लाई करते हैं उन लोग। और ये जो होते हैं ना पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, सब तरह के क्वेश्चन डले हुए होते हैं इसमें। इसलिए क्या होता है, उनका ढांचा जो होता है ना सख्त होता है, इसे बदल नहीं सकते, लचीला नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 था जो सही जवाब था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन के लिए उपयुक्त है? देखिए अधिगम के लिए आकलन के लिए उपयुक्त है, आप इसमें से उत्तर ढूंढेंगे जब तक मैं आपको समझाता हूं अधिगम के लिए आकलन क्या है। अधिगम के लिए आकलन को असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, अधिगम के लिए आकलन कहते हैं। और असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है, आप अगर कहेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग की अगर आप बातें करेंगे यहां पर, तो एक बात याद रखिएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग की आप बातें करेंगे यहां पर, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि ये क्या है, सीखने सिखाने के लिए होता है। आपको अगर कोई चीजें सिखानी है तो उसके लिए भी इस तरह का मूल्यांकन किया जाता है। तो आप देखिए कौन से क्वेश्चन में आप सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साल के अंत में तो सिखाओगे नहीं आप कुछ, तो बेकार है ये। बच्चों में संप्रत्यय बुद्धि को नियमित प्रलेखीकरण है, चलो ठीक है, मानकीकृत से नहीं है, स्मरण करके आप नहीं सिखा सकते हैं, तो आपका ऑप्शन तो बी ही बचा है। ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूं कि आपको नेगेटिव पॉजिटिव से समझाने का प्रयास करूं। क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए क्या होता है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों का उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अब देखिए मैं एक आपको तरीका बता रहा हूं, जब आप 21 तारीख को परीक्षा हॉल में बैठे होंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका क्या होगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाई बहुत ज्यादा कर लेते हैं पर एक्चुअली तरीका उन्हें नहीं पता होता है, जिस वजह से उनका पेपर पूरा खत्म हो जाता है और बच्चे फेल होते हैं। और रिजल्ट आता है यहाँ पे कि भैया कितना कम रिजल्ट आया है। देखिए इस बार जो बीएड को उन्होंने प्राइमरी से बाहर किया है, तो एक झटका खुद सीबीएसई को लगा है, एक झटका उनके पैसों को भी लगा होगा, क्योंकि भैया आपको पता है इस बार 5 लाख से भी अधिक कम फॉर्म भरे गए हैं। 5 लाख, सोचिए कितना होता है, कितना पैसा आता है यार, 5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं उनके पास। सोचिए आप, एक फॉर्म का 1000 रुपए लेते हैं उन लोग, 1000 रुपए। अगर डिवाइडेड बाय 5 लाख करके देखते आइए यहाँ पे, देखिए वंस, टेंस, 100 कह सकते हैं, 1000, 10,000, और ये हो गया भैया आपका लैख। ये देखिए लैख, अगर 1000 रुपए एक बच्चे को देने ही होते हैं इसमें, अगर मैं 3 जीरो लगा के काउंट करूं यहाँ पे, देखिए पता है आपको कितना होता है, 50 करोड़। 50 करोड़ का झटका भाई इस बार सीबीएसई को लगा है। मैं आपको बता दूं 50 करोड़, 5 लाख से भी फॉर्म भरे गए हैं कम, 50 करोड़ हो रहे हैं। अगर आप भी करके देखिएगा, अगर आप कर पाएंगे यहाँ पे 5 लाख गुणित 1000 करेंगे तो लगभग यहाँ पे 50 करोड़ के आसपास जा रहा है भाई। अद्भुत है यार, ये बच्चे हिला सकते हैं अर्थव्यवस्था को, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें आपको 16 नंबर के क्वेश्चन में, हालांकि हमारा टॉपिक आज का ये नहीं है तो हम इसमें बात नहीं करेंगे। अधिसंज्ञान कौशल के विकास में मददगार होता है, ये बात सही है। देखिए क्या होता है, अध्यापिका विद्यार्थी को गणित के सवालों तक उत्तर पहुंचने की प्रक्रिया में व्याख्या करती है। देखिए अर्थहीन होता नहीं है, नेगेटिव है। कभी कभार क्यों इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को रोज सिखाना है आपको, अधिगम की गति में ये बाधित करेगा, तो ये भी बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो जवाब आपका यहाँ पर क्या है, ये वाला सही है, अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार होता है। ऑप्शन नंबर डी है जो एब्सोल्युटली राइट है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के लिए उपयुक्त स्तर मान रखती है? सृजनात्मक, शालीन, अधिगम विकार, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 17 है। मेरे हिसाब से इसका, अगर मेरे से आपने उत्तर पढ़ा हुआ है, सीखा है कैसे सॉल्व करना है, तो आप कर लेंगे। सर इसमें मैथ्स में 16 नंबर में क्या दिक्कत आ रही है आपको, बताइए आप मुझे, 16 नंबर में क्या दिक्कत आ रही है आपको। चलिए एक बार फिर से देखेंगे 16 नंबर का। देखिए समावेशी कक्षाओं में क्या होता है, हर तरह के बच्चा अलाउड रहता है, इसमें किसी भी तरह के कोई भी बच्चे को रोक टोक नहीं लगा सकते आप। तो यहाँ कोई भी बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो भैया, वो पढ़ेगा, आकर यानी पढ़ेगा समावेशी कक्षा में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अंकिता वर्मा कह रही थोड़ी सा स्पीड लीजिए, चलो ले लेते हैं स्पीड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए बिल्कुल सही है ये वाला क्वेश्चन जो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे 18वें नंबर का। एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय अक्षर या शब्दों को हटा दे रहा है, अक्षर या शब्दों को हटा दे रहा है, कैसे, पढ़ते समय, या उल्टा कर दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? जल्दी आप बताएंगे। आप भाई यहाँ पे जल्दी की बात हो गई है तो जल्दी जल्दी किया जाए, मैं ये सोच रहा हूँ
यहाँ पर जल्दी जल्दी किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब क्या होगा, आपको पता है, मैं भी बता कर आ रहा हूं, डिसलेक्सिया होगा। क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा। डिसलेक्सिया एक पठन विकार होता है, एक रीडिंग डिसऑर्डर होता है, इसमें बच्चा सही तरीके से पढ़ नहीं पाता है। ये कई बार शब्दों को हटा देता है, बी को डी कहता है, डी को बी, डब्ल्यू को एम, एम को डब्ल्यू, एस ए डब्ल्यू लिखा हुआ है, ये डब्ल्यू ए एस वॉस पढ़ता है भैया। ऐसे में बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है, इसे डिसलेक्सिया, वाचन वैफल्य, पठन वैफल्य के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ स्वालीनता क्या होती है? स्वालीनता में क्या प्रॉब्लम होती है? यहाँ पे बच्चा सामाजिक संप्रेषण नहीं कर पाता है, लोगों से, अनजान लोगों से जल्दी बातचीत नहीं करेगा, जो जानते हैं उनसे भी बात नहीं करेगा, गुमसुम सा रहेगा, हकला सकता है। इसमें ये स्वालीनता के विकार है, इसे ऑटिज्म कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने समझाया था ना, अवधान न्यूनतम अति सक्रिय विकार, इसे आप एडीएचडी के नाम से जानते हैं, ये भी आ सकता है भैया। एडीएचडी क्या होता है? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है उसे एक जगह कंसंट्रेट करने की प्रॉब्लम होती है, ध्यान भंग की प्रॉब्लम होती है, वो एक जगह ज्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा सकता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बच्चे के पास हाइपर एक्टिविटी भी है, मतलब अति सक्रियता विकार है, ये किसी भी काम को हड़बड़ी में और बहुत जल्दी में करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये यहां पर ठीक है, डिसलेक्सिया वाला क्वेश्चन तो आएगा, ये तो क्लियर है, या स्वालीनता या एडीएचडी वाला एक क्वेश्चन आएगा, ये लिख कर रख लीजिए आप। आगे चलते हैं। विंदु अपने आप में परियोजना कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित है और यह मौलिक और अविचारी समाधान को खोज कर लाती है, तो ये गुण किस और उसकी ओर संकेत कर रहा है? देखिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है और नए नए समाधान खोज कर ला रही है भैया। कभी कह रही है कि ऐसे कर लेते हैं, कभी कह रही तो ऐसा कर देते हैं, तो नए नए समाधान खोज कर लेकर आ रही है, तो उसे आप कहते हैं क्रिएटिव बच्चा, उसे कहते हैं सृजनात्मक बच्चा। सृजनात्मक बच्चा वह बच्चा होता है जो एक ही समस्या के कैसे विभिन्न समाधान लेकर आता है, भिन्न समाधान लेकर आता है, ध्यान दीजिएगा, भिन्न समाधान लेकर आता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? चलिए आप बताइए। अंकिता वर्मा जी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रिलैक्स होकर जाए, जैसे घर में आप पेपर सॉल्व करते हैं वैसे ही पेपर सॉल्व करना, आराम से जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। देखिए शिक्षा जो होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित करने की बात नहीं की है, परीक्षाओं पे केंद्रित करने की बात नहीं की है, अभ्यास पर नहीं, उन्होंने कहा है कि बच्चों की एक्टिविटी पे केंद्रित करिए, अन्वेषण है, खोज में, इन चीजों में आप बच्चों से करवाइए, तो ये चीजें बेहतर है। ऑप्शन यहाँ पर 20 नंबर का है जो दूसरा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने में अटक जाना क्या कहलाता है? एक ही समस्या एक ही तरीके से समस्या को सॉल्व करने के कारण अटक जाना क्या कहलाता है? याद रखिएगा। देखिए गोविंद सिंह जी, ऐसा नहीं होता कि इजी या हार्ड पूछेगा, देखिए उसमें इजी क्वेश्चन भी होंगे, हार्ड भी होंगे और मीडियम भी होंगे, सब तरह के क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ जाएगा, बहुत ज्यादा इजी आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। एक मीडियम पेपर आने वाला है, एक बैलेंस पेपर आने वाला है, इससे आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है, पेपर अच्छा आएगा, याद रखिएगा, पेपर अच्छा आएगा। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन है और मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि जो आपने पढ़ा है वही आएगा। देखिए रिस्पॉन्स सेट या अनुक्रिया समुच्चय से कहते हैं। अनुक्रिया समुच्चय क्या होता है? जैसे कि आपने कोई तरीका पूर्व में सीख लिया समस्या समाधान करने का, अब वही तरीका आप हर समस्या को लगा रहे हो और उसी से सॉल्व करते हो। अब कोई समस्या ऐसी आई कि उस तरीके से सॉल्व नहीं हो रही, तो आप वहां जाके अटक जाओगे, उसे कहते हैं अनुक्रिया समुच्चय। उसे क्या कहते हैं? अनुक्रिया समुच्चय कहते हैं, ध्यान रखिएगा, अनुक्रिया समुच्चय कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या आता है। एक विद्यार्थी ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए पेपर का सेटिंग कुछ ऐसा रहने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहला जो क्वेश्चन आपका आएगा वो कहीं ना कहीं बाल विकास के सिद्धांत के ऊपर पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका पेपर में। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वहां पे दूसरा तीसरा जो क्वेश्चन आने वाला है ये कहीं ना कहीं आपकी बाल केंद्रित शिक्षा या इनके ऊपर आएगा। उसके बाद दो क्वेश्चन आपको जीन पियाजे देखने को मिलेंगे, दो क्वेश्चन फिर वेगोस्की के आएंगे, दो क्वेश्चन उसके बाद कॉलबर्ग के आएंगे, है ना, ये सीक्वेंस चलता है। अब इसके नीचे आओगे तो लिंग रूढ़िबद्धता आएगा, सामाजिकरण आएगा, सामाजिकरण के बाद एक समावेशी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा का क्वेश्चन आएगा, एक एनईपी से क्वेश्चन डाला जाएगा और इस तरीके से ही आपका पेपर पैटर्न तैयार होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूं आप देखिएगा वैसा हुआ है या नहीं हुआ, 100% वैसे ही होगा। एक कक्षा विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं, प्रत्येक समूह का एक सहायक है, तो यह उपांगम कक्षा का उपयोग हो रहा है। देखिए यहाँ पे बच्चा ऐसा ग्रुप में काम कर रहा है,
यहाँ पे एक टीचर सहायता के लिए खड़ा है, ये ग्रुप में अलग काम कर रहा है, यहाँ भी एक टीचर सहायता के लिए खड़ा हुआ है। तो ये कौन से उपागम के अतिरिक्त काम कर रहा है? तो ये भैया है संरचनावादी। जैसे कहते हैं ना भैया कि वेगोस्की कहते हैं कि बच्चे को अगर लग रहा है तो उसे स्केप फोल्डिंग दीजिए, सहायता दीजिए, बच्चे को सीखने दीजिए, अगर मदद की आवश्यकता होती तो मदद करिए। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया है, समस्या के समाधान में यह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ होकर पीछे की तरफ चलकर पहुंचा जाता है, आप ये बताइए। यहाँ पे लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? देखिए पीछे से ही यहाँ पर क्लियर है, पीछे अर्थात बैकवर्ड, और आप कह सकते हैं कि भैया ये वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी है, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति है। ये सही जवाब होगा, ये एक सही जवाब होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कहता है, बच्चों की गलतियां करते हैं तो, चलिए बच्चा अगर गलतियां कर रहा है तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? बताओ, 24 नंबर के क्वेश्चन में आ गए, बच्चा गलतियां कर रहा है तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? बच्चा गलतियां कर रहा है तो ऐसे केस में आप क्या करने वाले हैं? प्रश्न ये उठता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जवाब डी आएगा। क्या आएगा? डी। आपने थिंक किया था इसमें, शिक्षक बच्चों को सोचने समझने की प्रक्रिया को समझाने और उसके साथ चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ अलग बैठाने से कुछ नहीं होगा, गलत चीज है ये। बार बार चीजों को दोहराना नेगेटिव होता है, महत्व ना देना भी नेगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए तीनों ऑप्शन नहीं हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। अब ये बताइए, आपने बच्चों को आप आंतरिक रूप से कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पच्चीस नंबर का क्वेश्चन है। 25 नंबर के क्वेश्चन का जवाब देंगे आप, ऑप्शन नंबर सी निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर सी निकल कर आएगा, व्यक्तिगत निपुण लक्ष्यों को निर्धारित करके करने में उनका सहयोग देकर, ये राइट आंसर यहाँ पर है। एक शिक्षक जो होता है ना, ये आंतरिक रूप से प्रेरित कैसे कर सकता है? आप यहाँ पे भय पैदा करके कर नहीं पाएंगे, नेगेटिव है। प्रतिस्पर्धा लेंगे तो भी नेगेटिव है। इनाम बार बार देंगे तो ये तो भैया नेगेटिव है, क्योंकि बार बार इनाम देने से क्या होता है, उनकी स्वाभाविक रुचि खत्म हो जाती है। तो जवाब आपका ऑटोमेटिकली सी सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, आप फटाफट जवाब दे देंगे इसका। किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अधिगम में परिवर्तन लाने की क्षमता क्या कहलाती है? देखिए ये जो क्षमताएं होती हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ये क्षमताएं आपकी मेटाकॉग्निशन या अधिसंज्ञान कहलाती है। मेटाकॉग्निशन या अधिसंज्ञान कहलाती है, ध्यान रखिएगा, मेटाकॉग्निशन या अधिसंज्ञान कहलाती है क्षमताएं। ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पर जवाब 27 नंबर का सही है या गलत, आप ये देखेंगे। वह वातावरण, मैं कहता हूं कि 90% बच्चे इसका गलत जवाब देंगे। मैं पहले ही आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। 27 नंबर के क्वेश्चन में सोच समझ के जवाब दीजिएगा। चलिए, मैं कहता हूँ आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं नहीं कहता मेरे पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, कम ही बच्चे देख रहे हैं, और बहुत ही कम बच्चे देख रहे हैं। इतने में तो ऐसा लगता है कई बार कि कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि भैया यहाँ पे प्रतिबंध लगाना होगा। आगे चलते हैं, यहाँ 27 नंबर का क्वेश्चन है, जवाब आपका क्या है आपको ये बताना है। देखिए जवाब ये है मित्रों आपका सी, केवल वातावरण से। कोई बच्चा ये जवाब नहीं सोच सकता है, आप में से कोई बच्चे जवाब नहीं भी दे रहा है, मैं देख भी रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, बदलिएगा मत जवाब अपने, बदलिएगा मत जवाब अपने, ठीक है। ये कह रहा है कि भैया वह अवधारणा जो बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण अर्थात दंड से या दबाव डालकर आप लोग परिवर्तित कर सकते हैं, तो किसके द्वारा होगा? देखिए आप अनुवांशिकता को दबाव में डाल सकते हैं, उसके लिए आप दंड नहीं दे सकते। किसी बच्चे की अगर अनुवांशिकता कुछ आ गई है तो उसके लिए आप दंडित नहीं कर सकते। अनुवांशिकता तो आ गई है भैया, अब आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो आप केवल वातावरण से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस समय वातावरण में अगर बच्चा पैदा हो गया है तो उसे आप मार पीट के उसके अंदर परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए, अंकिता वर्मा जी कह रही है इनकी क्लास रुक गई है। नहीं अंकिता वर्मा जी, फिर से चालू कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने या लिखने से पहले गेंद पकड़ना की क्षमता पा लेता है, तो यह विकास किसकी ओर दर्शा रहा है? देखिए ये पेंसिल पकड़ने से पहले क्या कर रहा है? बॉल पकड़ रहा है, बॉटल पकड़ रहा है या अन्य चीज पकड़ रहा है। ये जो होता है इसे कहते हैं भैया विकास का अधोगामी विकास का सिद्धांत। ये कहता है, ये बताता है कि एक व्यक्ति जो होता है पहले
यहाँ पर बॉटल पकड़ना, गेंद पकड़ना आदि सीखता है। उसके पश्चात ही वह जो होता है वह पेन पकड़ना या पेंसिल पकड़ना या मटर आदि के दाने छीलना स्टार्ट करता है। तो यहाँ ये जो होता है ना, अधोगामी विकास का सिद्धांत कहता है, और ये सिद्धांत ये भी बताता है कि जो व्यक्ति का विकास होता है वह शरीर के मध्य भाग से बाहरी की ओर होता है, शरीर के केंद्र भाग से परिधियों की ओर होता है। अब ये कह रहा है कि शीर्षगामी सिद्धांत में एक्चुअली क्या होता है, शीर्षगामी सिद्धांत बच्चे को बताता है कि बच्चों का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। आगे चलते हैं। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? भाषा या चिंतन के विषय में जीन पियाजे के अनुसार कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। 29 नंबर का पहला जवाब होगा भैया, ये कहते थे कि चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, याद रखिएगा। और आपके जो वेगोस्की हैं ये कहते हैं कि भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। वेगोस्की ये भी कहते हैं कि भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र है। बच्चा जब 2 वर्ष तक का है तो वो कहते हैं कि स्वतंत्र है, उसके बाद नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 गिलास में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। तो ये क्या दर्शा रहा है? यहाँ पे एक ऐसा गिलास है, दोनों में समान मात्रा में उसके सामने जल डाला गया है। ठीक है, एक ही गिलास से डाला गया है। अब ये बच्ची सोच रही है कि लंबे वाले में ज्यादा है, बड़े वाले में कम है। तो ये बच्ची को प्रॉब्लम क्या है? ये बच्ची को प्रॉब्लम है भैया संरक्षण की प्रॉब्लम भी है, केंद्रिता की प्रॉब्लम है। इसको किसकी प्रॉब्लम है? केंद्रिता की प्रॉब्लम है। क्योंकि केंद्रिता के कारण क्या है, बच्चे को यहाँ इस तरह की समस्या आती है कि बच्चा एक ही पहलू को देख पाता है। आपने सुना होगा कि एक यहाँ पर एक जैसे कि रोटियां बनाते हैं, रोटी की डो है, इसी को बढ़ाकर आपने एक रोटी बना दी, इसको बढ़ाकर क्या है, आपने एक रोटी बना दी है। अब आपने इसे बढ़ाकर एक रोटी बना दी है, तो आप ये बताइए इसमें ज्यादा कौन सी है? तो बच्चा कहेगा इसमें ज्यादा है। तो उसको ये नहीं पता कि भैया इसी से तो ये बनी है। तो ये केंद्रिता का गुण होता है। जिस दिन वो ये पता कर लेगा कि इसी से ये बना है और कहेगा दोनों बराबर है, तो उसे उस दिन संरक्षण की समझ आ जाएगी, उस दिन विकेंद्रीकरण उसके अंदर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, दोनों चीज बताया मैंने आपको। नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तिता या किसी क्रिया को उल्टे क्रम पे कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धियां हैं? आपको बताना है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, किस चरण की बुनियादी उपलब्धियां हैं? आपको ये बताना है किस चरण की बुनियादी उपलब्धियां हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 31 है, 31 नंबर का क्वेश्चन है। आपको जवाब देना है क्या है। देखिए यहाँ पे अगर कुछ क्रमों के विषय में बताऊंगा तो ये बच्चा जो है ना ये 7 से 11 वर्ष में कर पाता है। जिसे ये कह रहा है उल्टा कर पाना, मतलब ये रिवर्सिबिलिटी का गुण कह रहा है। कैसा कह रहा है? रिवर्सिबिलिटी का गुण। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है? जैसे कि आपको पता है कि भैया बर्फ से पानी बन रहा है, तो आप पानी से बर्फ बना देंगे। आपको पता है कि 25 का 5 से भाग दोगे तो 5 आता है, पर इसी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से 25 आ जाएगा। तो इसे रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। देखिए इस एज में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी क्वालिटी बच्चों के अंदर आती है। जैसे यहाँ पर बच्चों के अंदर रिवर्सिबिलिटी का गुण आता है, बच्चों के अंदर केंद्रीकरण का वर्गीकरण का गुण आता है, क्रमबद्धता का गुण आता है। इसी एज में बच्चा समस्याओं का समाधान करने लग जाता है, मूर्त चिंतन करने लग जाता है और वगैरह वगैरह, है ना। क्रैशन या कैशन के अनुसार खालिस्तान व्याकरण करता है जो भाषा अधिगमकर्ताओं में भाषा प्रयोग की शुद्धता का मूल्यांकन कैसे करते हैं? आपसे ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन। देखिए इनका नाम कैशन नहीं क्रैशन है। क्या है भैया? क्रैशन है, ध्यान रखिएगा। इनका नाम क्या है? क्रैशन है। यहाँ पे राखी रेप लगाना भूल गए हैं ये। देखिए क्रैशन जो महोदय थे उन्होंने 1982 में, सुनिएगा 1982 में जो क्रैशन महोदय थे, इनके अनुसार भाषा सीखने का चेतन तरीका सिर्फ जो होता है ये अनुवीक्षक के रूप में ही काम करता है। जब भाषा में गलतियों को छांटता है, ये क्या करता है? भाषा में गलतियों को छांटता है और उसमें सुधार भी करता है। तो इसमें कहाँ होगा? मॉनिटर परिकल्पनाओं में। ये क्या करेगा? गलतियों को छांटेगा, गलतियों को ढूंढेगा और उसमें सुधार भी करेगा। याद रखिएगा, सुधार भी करेगा। तो इसे क्रेशन के अनुसार अगर हम कहेंगे कि शुद्धता अगर लेकर आनी है तो शुद्धता तभी आएगी जब आप यहाँ पर गलतियों को ढूंढोगे और सुधार करोगे। तो क्रेशन महोदय के अकॉर्डिंग राइट आंसर था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। मानस मंथन के विषय में अगला क्वेश्चन है। मानस मंथन गतिविधियां सहायक होती है। चलिए, मानस मंथन गतिविधियां सहायक होती है, प्रश्न ये उठता है मानस मंथन गतिविधि सहायक होती है। हालांकि बहुत शिद्दत के साथ आज की क्लास चल रही है, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ चल रही है, और आप लोगों ने अगर साथ दिया तो बड़ी क्लास होगी, बड़ी क्लास होगी, याद रखिएगा।
और अगर आप लोगों ने बीच में रिस्पांस दिखाना बंद कर दिया तो वहां भाई मैं क्लास बंद कर देता हूँ, एक ये बुरी बात है, पर आज नहीं करूंगा। मानस मंथन गतिविधि सहायता करती है, तो भाई यह रचनात्मक विचार में, देखिए मानस मंथन क्या होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। आप यहाँ पर किसी तथ्य या किसी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, कोई समस्या आपके पास, उसका समाधान सोच रहे हैं, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे दिमाग में, तो ये दिमाग में जो आपके विचार चल रहे हैं ना, इसे ही मानस मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। तो रचनात्मक विचारों का सृजन होता है, नए विचार आते हैं, नई तरीके से समस्या का समाधान होता है, आदि चीजें कह सकते हैं। वह पद्धति जो बोलना और कार्य के तालमेल बनाती है। देखिए अगर मैं बोलूंगा और अगर, देखिए क्या हुआ, अगर मैं बोलूंगा और आप उसका अर्थ समझोगे और वही काम करोगे, तब आप वो गतिविधि कर पाओगे। तो वह गतिविधियां जो होती है, 33 नंबर का क्वेश्चन है, यह पद्धति बोलने के साथ कार्य का तालमेल बनाएगी, वो समग्र भौतिक प्रतिक्रियाएं होगी, जहां पर अर्थों पे विशेष फोकस किया जाता है। याद रखिएगा, उपांगम पद्धतियां हमें क्या बताती है, उपांगम पद्धतियां हमें क्या बताती है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, उपांगम पद्धतियां हमें क्या बताती है। हाँ, ये बच्चे सही कह रहे हैं, 2 बार 31 आए होंगे, राइट है ना, एक मिनट रुकेंगे, बच्चों का थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दें। हाँ, 31 2 बार आया होगा, वो क्या है, 2 बार टाइप हो गया होगा। उपांगम पद्धतियां क्या बताती है, देखिए उपांगम जो पद्धतियां होती है आपको ये बताती है कि कैसे पढ़ाना है। देखिए आप लोग एक्चुअली कई कई बार ऐसे उपांगम चुनते हैं ना, यार सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएं ताकि बच्चों को समझ में आए, बच्चा हमारा ऐसा है, उसे किस विधि से पढ़ाए ताकि ज्यादा समझ में आए, तो कैसे पढ़ाए, उपांगम पद्धतियां ये आपको बताती है। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ना यार, मैं अभी बाद में समझा दूंगा, पहले आप इसको सोच समझने की कोशिश करिएगा कि क्या राइट आंसर है इसका। हालांकि देखिए ये वाला जो किलकारी मारना ना 2 बार लिखा हुआ है, तो मैं इसको काट देता हूँ, एक बार 2 बार लिखा है तो इसको काट देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब उत्तर चुनेंगे आप। देखिए बच्चों की भाषा अर्जन करने का सही क्रम पूछ रहा है, तो देखिए बच्चा भाषा को अर्जन कैसे करता है, तो बच्चा जो सही तरीके से भाषा का अर्जन करता है, सबसे पहले ना वो किलकारी मारता है, क्या करता है, किलकारी मारता है। किलकारी मारने के बाद ना बबलाता है, वो क्या करता है, पहले नंबर में किलकारी मारता है, उसके बाद क्या होता है, बबलाता है ना, बबलाना जिसे कहते हैं। उसके बाद ना एक शब्दीय अवस्था में आता है बच्चा, एक शब्दीय अवस्था मतलब जैसे कि वो दा कह रहा है, दा दा, या कहता है ना माँ माँ, है ना, या चा चा, ऐसा कह सकता है वो। तो ऐसे एक ही शब्द का इस्तेमाल कर पाएगा। फिर इसके बाद ना टेलीग्राफिक वाचन आता है। टेलीग्राफ वाचन में क्या होता है, ये जैसे कुत्ता है, तो कुत्ते को कुत्ता ने क्या कहता है, तू तू, ना तू तू कहता है। या चिड़िया है तो उसे क्या कहता है, चू चू कहता है। ठीक है, इस तरह के शब्द बनाता है तो उसे टेलीग्राफिक वाचन कहते हैं। अब दो शब्दीय अवस्था आती है जिसमें वो पूरा बोलेगा दादा, ठीक है, इसके बाद बोलेगा माँ माँ, है ना, जैसे और भी कुछ चीजें बोलेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। अब जैसे टेलीग्राफिक स्पीच एक बार फिर से समझाऊंगा, जैसे कि उसे पानी चाहिए, तो पानी को वो पानी नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, मम्मा मम दो, ऐसा कहेगा, याद रखिएगा। तो ये एक सही ऑर्डर है जो आपका ऑप्शन नंबर बी पे है, ऑप्शन नंबर बी पे जो है वो सही ऑर्डर है, और ऑप्शन नंबर जो ए है बी है वो गलत है, एक्चुअल गलत टाइप हो गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे ये क्या है। भाषा शिक्षण की पद्धति जो इस धारणा पर बल देती है कि मौखिक कौशलों को अत्यधिक अभ्यास के द्वारा भाषा धारा प्रभाव प्रयोग से विकसित किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, आप ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 है। देखिए धारा प्रभाव आप कहाँ बोल सकते हैं, ये बताइए, जहां आपको सुनने और बोलने के मौके मिलेंगे वहीं तो बोल सकते हो ना आप लोग। तो यहाँ क्या होता है, ये चीजें होती है श्रव्य भाषा विधि में, श्रव्य भाषा विधि में चीजें आपको संभव होती है। एक अध्यापक ने कक्षा की दीवारों पर चार्ट, ड्राइंग, शिक्षार्थियों के बुलेटिन बोर्ड आदि में बहुत सारी वस्तुओं के नाम अंग्रेजी में भी लिखे हुए हैं और उनकी घर की भाषा में भी लिखे हुए हैं। तो अध्यापक ने इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया हुआ है, तो ये उदाहरण आपको कैसा लग रहा है, जो उदाहरण प्रस्तुत किया अध्यापक ने, कैसा लग रहा है आपको। कनिष्का जी भी यहाँ दिख रही हैं, बहुत बढ़िया, शिवानी लता जी हैं। हालांकि मैं आज दिख नहीं रहा हूँ आपको क्योंकि मैराथन क्लासेस थी, इसलिए मैंने जानबूझ के किया कि भाई हमारा जो कैमरा है ना वो साथ नहीं देता, वो मुश्किल से 1 घंटे 20 मिनट चलता है, क्लास हो सकती है 2 ढाई घंटे चले ये वाली, तो इसीलिए मैंने कैमरे का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए ऑलरेडी 1 घंटे हो गए हैं और हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाए, 10 मिनट बचे हैं, साथ 10 मिनट में हो जाएंगे। देखिए इसका जो सही जवाब आ रहा है 37 नंबर का, वो राइट आंसर ए आएगा, निवेश समृद्ध परिवेश।
देखिए निवेश समृद्ध परिवेश क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के मौके दे रहे हैं, पढ़ने के मौके दे रहे हैं, बोलने के मौके दे रहे हैं, तो उसे निवेश समृद्ध परिवेश कहते हैं। और टीचर यहाँ पे वही कर रहा है, बच्चों की ड्राइंग, चार्ट, ये बुलेटिन बोर्ड सारे लगाया हुआ है, जिसमें बच्चा एक्चुअल देखेगा, पढ़ेगा, अंग्रेजी में पढ़ सकता है या उसकी मातृभाषा में पढ़ सकता है। तो अध्यापक क्या कर रहा है कि निवेश समृद्ध वातावरण बच्चों को प्रस्तुत कर रहा है, ध्यान रखिएगा। एक निवेश समृद्ध वातावरण या प्रिंट समृद्ध वातावरण भी आप कह सकते हैं, जो बच्चे को वो प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, विकास के विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए शिक्षार्थियों में स्वतंत्रता लेखन कौशल का विकास किस उपागम के द्वारा किया जा सकता है। बच्चों के अंदर लिखने की कला कैसे विकसित करोगे आप? क्वेश्चन ये है कि बच्चों के अंदर लिखने की कला कैसे डेवलप करोगे आप लोग? बच्चों के अंदर जो लिखने की कला होती है मित्रों, वह लेखन प्रक्रिया उपांगम के द्वारा डेवलप की जाती है। लेखन प्रक्रिया उपांगम के द्वारा डेवलप की जाती है, ध्यान रखिएगा, लेखन प्रक्रिया उपांगम के द्वारा डेवलप की जाती है। जिसमें आप चरण ब चरण लिखना सीखते हैं, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 39। ये कह रहा है कि खेल के मैदान में फोन या दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं खेल के मैदान में। तो ये किस भाषा का होता है, आप किस भाषा का आप भाग है या किस भाषा का आप उपयोग कर रहे हैं? देखिए क्वेश्चन क्या है, आप खेल के मैदान में या फोन में किसी से बात कर रहे हैं तब कर रहे हैं। देखिए दो तरह की भाषा हम इस्तेमाल करते हैं, एक जो घर के आसपास करते हैं, एक भाषा ऐसी होती है मित्रों जो आप ऑफिस में, स्कूल में या ऐसे फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो। देखिए ऐसी कोई भाषा अगर आपके पास है जिसका आप अपने घर में, आसपास, पड़ोस में, खेल के मैदान में अपने माँ बाप से बात करने के लिए, आदि चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे आप BICS कहते हैं, आधारभूत अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण कौशल्य। तो इसका जवाब यही होगा, क्योंकि यहाँ पर आप खेल के मैदान में ही बातें कर रहे हैं। जब आप किसी ऑफिस में बात करेंगे, स्कूल में बात करेंगे या अन्य जगह बात करेंगे, तो उसे आप लोग कहते हैं भैया CAALP, जिसे आप कहते हैं संज्ञानात्मक रूप से उच्च स्तरीय भाषा निपुणता। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। तो काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं, याद रखिएगा। और देखिए 150 प्रश्नों का टेस्ट है भैया, बड़ा टेस्ट है ये, आप लोग जानते हैं। और 150 प्रश्नों की पेडागोजी आपको करानी, ये भी जानते हैं। तो इसके लिए एक थॉट बीच में जरूर होना चाहिए। ये कहते हैं यार, डर मुझे भी लगा फासला देखकर। सुनिएगा, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आते गई मेरी मंजिलें, मेरा हौसला देखकर। तो चलिए इसी मोटिवेशनल थॉट से आगे बढ़ेंगे हम और आगे देखते हैं यहाँ पर 40 नंबर का क्या उत्तर आप लोग दे रहे हैं। देखिए 40 नंबर का उत्तर जो है यह है, अगर आपने बी लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन का समर्थन करती है? तो ये समर्थन करती है कि मातृभाषा में ही आप बच्चों को एजुकेशन देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कक्षा 1 से लेकर 8 तक आप मातृभाषा में ही बच्चों को एजुकेशन देने का प्रयास करेंगे। ये कहती है किस विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी को अपने शब्दों में पुनर्कथन व मूल्यांकन में सहायक होती है। आप बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या है। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर किसी विद्यार्थी ने किसी कहानी को पढ़ा है और वो अपने शब्दों में बताना चाह रहा है, अपने शब्दों में मूल्यांकन करना चाह रहा है, तो भैया उसे समझ में तो आनी चाहिए कहानी पहले, है ना। अगर उसे समझ में आ गई है, उसने कहानी को समझ लिया है, तो डेफिनेटली वो अपने शब्दों में बता सकता है। तो बौद्धिगमता या समझ कह सकते हैं इसे आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे ये क्या है, विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमणता का सिद्धांत में क्या सम्मिलित नहीं करता? आप ये बताइए, अनुक्रमणता के सिद्धांत में क्या सम्मिलित नहीं करता? 43 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए जो अनुक्रमणता का सिद्धांत है उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो आप व्याकरण समझा सकते हैं, अनुकरण करा सकते हैं, शब्दावली पढ़ा सकते हैं, अर्थ संबंधित कर सकते हैं, पर यहाँ ध्वनि संबंधी काम नहीं होता। यहाँ पर ध्वनि संबंधी काम नहीं होता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, शिक्षक संकेत की सहायता से 3 लाल रंग के पेन, 2 नीले रंग के पेन की पेंसिलों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। एक पेंसिल की ओर संकेत करते हुए कहता है कि यह पेंसिल नीली है। फिर वह 2 पेन की ओर संकेत करते हुए कहता है कि यह पेन लाल है। फिर वह अपने हाथों में लेता है या लेती है, पेंसिल में को जेब में डालता है और कहता है कि मेरे हाथ में पेन, अब मैं पेंसिल अपनी जेब में रख रहा हूं या रख रही हूं। तो पूरी प्रक्रिया शिक्षण के किस उपागम का अनुपालन कर रही है? आप ये बताइए।
देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। हालांकि देखिए ये क्या है, एक परिस्थिति आधारित उपागम है, जहां पर क्या होता है, विद्यार्थियों को परिस्थिति दी जाती है, एक सिचुएशन दी जाती है, सिचुएशन के आधार पर बच्चों को उस सिचुएशन में डाला जाता है और उसमें उस सिचुएशन के डालकर उसको समस्या समाधान कराया जाता है। तो इसे परिस्थिति आधारित उपागम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जो एक राइट आंसर निकल कर आ रहा है 45 नंबर का, जो यहाँ पर सही है। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है, आप ये बताइए। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, सह राज्य भाषा। सह राज्य भाषा है, राज्य भाषा आपकी हिंदी है और सह राज्य भाषा जो होती है वह आपकी अंग्रेजी है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपके पास आ जाता है, सॉरी फॉर दैट। ये कह रहे हैं कि ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव होते हैं, उसमें ध्वनि विज्ञान में कौन सा अवयव नहीं है। देखिए ध्वनि विज्ञान के, चलिए देखिए ध्वनि विज्ञान की अगर हम बात करेंगे तो ध्वनि विज्ञान में आपका विहंग दृष्टि या स्कीम्स नहीं होता, बाकी सारी चीजें होती हैं। और ध्वनि विज्ञान की अगर आप बात करेंगे तो ये चीजें नहीं होती। निम्नलिखित तकनीकों में रेटिंग स्केल कौन सी तकनीकों का उपयोग होता है। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है, प्रश्न ये है आपसे। 47 नंबर क्वेश्चन है। देखिए रेटिंग स्केल के बारे में अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो रेटिंग स्केल में आप क्या करते हैं भैया, एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जांच सूची होती है, यहाँ रेटिंग करते हैं किसी को आप। जैसे आप यहाँ पर रेटिंग कर रहे हैं कि ये काम अच्छा किया है, ये काम गलत किया है, ये काम बहुत अच्छा किया है, ये गलत किया है, गलत वाले में क्रॉस लगाते चल रहे हैं या कोई रैंकिंग देते चल रहे हैं, तो ये चीजें ना जांच सूची में होती है। किस में होती है, जांच सूची में होती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम से जोड़ने का सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। पर्यावरण अध्ययन से अगर आप बच्चों को कनेक्ट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो सबसे जरूरी है किस्से कहानियां। सबसे जरूरी क्या है, किस्से कहानियां। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन सीखने में रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। रचनात्मक आकलन का साधन कौन सा नहीं है, 49 नंबर का 49 है, रचनात्मक आकलन का संबंध नहीं है। रचनात्मक आकलन का जो उसमें संबंध नहीं है दोस्तों, वह है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ये रचनात्मक आकलन नहीं है, ये योगात्मक आकलन है। ये कैसा है, योगात्मक है। अगला देखते हैं। सुनीता ने अपने विद्यार्थियों को भारत में समृद्ध वनस्पति और जीवों के बारे में पढ़ाया, फिर उन्हें राष्ट्रीय उद्यान ले गई, तो शिक्षण विधि उनके छात्रों की मदद मिलेगी। भैया पहले आपने क्लासरूम में पढ़ा दिया, वही चीजें आप लेकर जा रहे हैं बाहर, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए ये क्या है, 50 नंबर का तीसरा विकल्प लगाना था आपको। देखिए मौज मस्ती नहीं हो रही है, यहाँ पे मौज मस्ती नहीं हो रही है। यहाँ कक्षा के जो अधिगम है उसे वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा है। कैसे जोड़ा जा रहा है, वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, याद रखना, यहाँ वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों के दौरान तैयार किए गए भिन्न व्यंजनों को एकत्रित करने के लिए कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना देता है। तो इसका उद्देश्य क्या है। देखिए आपके देश में कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है, उसमें कौन से खाने बनाए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ईद आती है तो उसमें सिमई बनाई जाती है। अगर आप देखते हो तो दिवाली आती है तो उसमें मिठाई बांटी जाती है। ठीक है, इसी तरीके से है सर। आपने 50 नंबर देखिए, हमने 50 डाल दिया है 49 पे। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन होगा नहीं मेरे हिसाब से, ऐसा लगता है। फिर मुझे है तो क्या हुआ। देखिए 51 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। और 51 नंबर का जो क्वेश्चन है इसे देखते हैं, ये क्या कह रहा है 51 नंबर का क्वेश्चन। हाँ चलिए, ये कह रहे हैं रमेश अपने विद्यार्थी को देश के विभिन्न हिस्सों में लेकर जा रहा है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ रमेश को ना वो सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में बता रहा है कि भाई हमारे देश में कितनी सांस्कृतिक विविधता है, उसके प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है कि भाई हाँ यहाँ पे हर अलग अलग फेस्टिवल में अलग चीजें बनाई जाती है, वगैरह वगैरह आप कह सकते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे, अमित ने विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन विषय प्रदर्शनी आयोजित की है। यह प्रदर्शनी का उद्देश्य के साथ आयोजित की गई है। और आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा उद्देश्य होगा। माता पिता को संतुष्ट करना है, प्रिंसिपल सहकर्मी को खुश करना है, विद्यार्थी में रचनात्मक प्रवृत्ति की दिशा के लिए, भविष्य में कैरियर विकल्पों के लिए शिक्षार्थी को प्रशिक्षित करना है। नहीं भैया, ये क्या है, बच्चा जब प्रदर्शनी में जाता है ना, तो बच्चा क्या नया कर पा रहा है, इस देखने के लिए प्रदर्शनी लगाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो प्रदर्शनी किसके लिए लगाई जाती है, कि बच्चा क्या नया कर पा रहा है, इस चीज को देखने के लिए।
आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा उपांगम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है? आप ये बताइए, शिक्षण से संबंधित नहीं है। एकीकृत, प्रक्रिया, निराकुंस या वैचारिक? याद रखिएगा 53 नंबर का प्रश्न है, आपसे जानना चाहूंगा क्या उसका उत्तर है। हालांकि हर तरह के क्वेश्चन आएंगे आज, अभी पर्यावरण भी आई, हिंदी भी आई, सीडीपी भी आई, ये चेंज होते रहेगी समय समय में, ये क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, है ना। ये क्या होता है, निराकुंस, है ना। तो पर्यावरण अध्ययन में क्या है, निराकुंसवादी नहीं है। निराकुंस अर्थात यहाँ पे तानाशाही चल रही है, जो अपनी मर्जी है ना वही करो, बाकी कुछ मत करो, कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में अधिगम निम्नलिखित में से किस विधि में अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होगा? याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 है। देखिए पहली बात तो यहाँ पे ईवीएस जो होता है ना वो एकीकृत विषय है। कैसा विषय, एकीकृत विषय है। आप पोस्टर लगाने से नहीं होगा, एकीकृत तरीके से होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में निर्भर करता है। हालांकि थोड़ा तेज वीडियो, तेज तो नहीं लग रहा आप लोगों को, बताएंगे आप मुझे। यहाँ पे शिक्षण अधिगम निर्भर करता है बच्चों के पूर्व अनुभव पर, संसाधन की उपलब्धता पर, विद्यालय दर्शन पर, या बच्चों की जरूरतों पर। आप बताएंगे। 55 नंबर का क्वेश्चन है, 55। देखिए अगर हम बात करेंगे एबीडी पर करता है ये, शिक्षण निर्भर करेगा आपके अनुभव पर, आपका कह सकते हैं यहाँ पे संसाधन कौन कौन से उस पर, और आपके कहना चाहिए बच्चों की क्या जरूरत है उन पर। विद्यालय के दर्शन पर ये डिपेंड नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। विद्यालय आपका जैसा भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बबीता कुमारी जी, कभी भी कुछ भी आ सकता है, ऐसा हम कह नहीं सकते कि ईवीएस हो रहा है, हिंदी हो रहा है, कभी भी कुछ भी आ सकता है। 150 क्वेश्चन ऐसे ही बनाए गए हैं कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ये पलट सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अभी तो फिलहाल ईवीएस चल रहा है, ये बात आप सही कह रही है। 56 नंबर का प्रश्न था, जवाब तीसरा जिन बच्चों ने लगाया वो 1 नंबर के हकदार बनते हैं। स्थानीय संसाधन, स्थानीय संसाधन इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं। एनसीईआरटी ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाया जाता है, वह इसलिए है क्योंकि। रेलवे टिकट का नमूना दिखाया जाता है क्योंकि, आप ये बताइए। 57 नंबर का प्रश्न है। वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करना। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ एनसीईआरटी जो ईवीएस है, इसकी पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया है इसलिए क्योंकि ये वास्तविक अनुभव है, क्योंकि व्यक्ति कभी ना कभी तो यार ट्रेवलिंग करते ही करता है। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से बच्चों में विकसित होता है। याददाश्त, पहचानना, करके सीखने की प्रवृत्ति या रटना। देखिए रटना तो कोई गतिविधि का उद्देश्य ही नहीं है, तो यहाँ पर ईवीएस क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होती है, किसी चीज को करके सिखाने में फोकस करती है। ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन में यहाँ कहानी कथन प्रभावी शिक्षण रणनीति है। ये कह रहे हैं कहानी कथन जो है प्रभावी कहानी रणनीति है, और ये किसके लिए होती है? देखिए यहाँ पे बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में आपने देखा है कहानियों के द्वारा सिखाने में ये फोकस किया जाता है। इसका कारण ये नहीं है कि आप क्लास को रोचक बना रहे हैं, लेखन कौशल विकसित कर रहे हैं या सुनने का कौशल विकसित कर, नहीं। आप क्या होता है जब कहानियां बनाते हैं ना, पात्रों से बच्चों को कनेक्ट कर पाते हैं। जो पात्र होते हैं उससे बच्चा कनेक्ट हो पाता है, उसे फील कर पाता है, कहानी को अनुभव कर पाता है, इसीलिए कहानियां जो होती है ये बेहतर होती है। आगे चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका कक्षा 5 में विद्यार्थियों को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक बैलगाड़ी पर अत्यधिक सामान लादा गया है, जिसके कारण बैल लड़खड़ा कर चल रहा है। शिक्षक इसी वीडियो में दर्शाए गए दृश्यों में विद्यार्थियों की चर्चा करता है, तो वह किसकी ओर ध्यान लेकर जा रहा है? जो शिक्षक है वह किसकी ओर ध्यान लेकर जा रहा है? कल एक अंतिम मॉक टेस्ट आएगा, जैसा आपको पता है, रात 9 बजे के आसपास हम स्टार्ट करेंगे, अंतिम मॉक टेस्ट रहेगा। 60 नंबर का प्रश्न है मित्रों, और 60 नंबर का प्रश्न का उत्तर तीसरा होगा। देखिए क्या होता है, अगर आपका बैल लड़खड़ा रहा है अर्थात उसके ऊपर ना बोझ लाद दिया गया है, जिससे कह सकते हैं कि आप पशुओं का शोषण कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? पशुओं का शोषण कर रहे हो। तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर यही है जो आप देख पा रहे हैं, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि
ये प्रश्न संकेत करते हैं, ये प्रश्न संकेत करते हैं। भैया किसका संकेत करते हैं, आप ये बताइए, प्रश्न किसका संकेत करते हैं? ठीक है, 61 है। और 61 नंबर का जो क्वेश्चन है मित्रों, ये तीसरा है। बच्चा क्या जानना चाहता है? देखिए, बच्चों से प्रश्न इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि बच्चा इसमें अपनी फीलिंग बताता है कि कैसे सीखना है, क्या सीखना है, वगैरह वगैरह बच्चा बताता है, तो उसके लिए जरूरी है। 62 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, जो आपकी स्क्रीन पे है, और आप इसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे, आपको शायद देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मैं बोलकर बताता हूँ। एक बच्चा विकास की प्रगति उसी उम्र के बच्चों की दर की तुलना में सटीकता से मापा जा सकता है, कह रहे हैं। ये कह रहे हैं दर को मापा जा सकता है। ये कह रहे हैं कि भैया विकास स्वरूप गति से सभी बच्चों में एक समान होता है, यानी गति में सभी बच्चों में एक समान गति से होता है, कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आंसर क्या सही है। मेरे हिसाब से दोनों के दोनों गलत है, क्योंकि दर कभी एक जैसे होती नहीं है, और दोनों में कह रहा है कि दर एक जैसी है, तो दोनों ही रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, कोई उसमें सवाल ही नहीं उठता कि सही होगा। अगला देखते हैं। एक बच्चा फुटबॉल खेलने से पहले कूदना या छलांग मारना सीख रहा है। कूदना या छलांग मारना सीखता है, तो ये सिद्धांत किस ओर आपको लेकर जा रहा है? ये सिद्धांत किस ओर आपको लेकर जा रहा है? तो ये सिद्धांत जो है मित्रों, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल्स है, अधोगामी का विकास का सिद्धांत है, समीप दूराभिमुख का सिद्धांत है। ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विकास के बारे में सही नहीं है। विकास के बारे में क्या सही नहीं है, आपको बताना है। विकास के बारे में क्या सही नहीं है? देखिए, ये कह रहा है कि विकास की दर समान होती है। देखिए, विकास की दर कभी समान नहीं होती। दो जुड़वा भाई बहन बच्चे भी है ना, उनमें भी विकास की दर कैसी होती है? बिल्कुल अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। तो ये गलत जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है। देखिए, ऐसे दो क्वेश्चन आएंगे पेपर में आपको, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि एक सीडीपी में आ गया या 2 सीडीपी में आ गए, एक आदि आपको देखेंगे तो मैथ्स में आ गया, एक देखेंगे दूसरे सब्जेक्ट में आ गया। तो ऐसे 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में आपको। बच्चा अपनी सांस्कृतिक व्यवहार करने के लिए प्रयुक्त अपने दोस्त, मीडिया और कई स्रोतों से सीखते हैं। मतलब अपना संस्कृति का व्यवहार ये बोल रहा है कि अपने दोस्तों से, मीडिया से और कई जगह से सीख रहे हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में एक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों साधनों से होती है। 65 नंबर का क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि दोनों बिल्कुल क्लियर कट है भैया। समाज तो कहीं से भी हो सकता है, स्कूल से भी होता है, घर से भी होता है, दोस्तों, मित्रों, मीडिया से होता है। मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के लिए शिक्षा को क्या करना चाहिए? बच्चों के लिए शिक्षा को क्या करना चाहिए, आप ये बताइए। देखिए, मूल संक्रियात्मक अवस्था अगर चल रही है, तो बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो वस्तुएं होती हैं, ये सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। 66 नंबर का प्रश्न है, आपको बताना चाहूंगा। आमूर्त संरचनाओं को सरोकार करने में खूब देखिए, आमूर्त संरचनाएं बच्चा नहीं कर पाएगा। मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा आमूर्त चीजें करता ही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जिनमें उच्च स्तरीय मूर्त सोच हो। चलो ठीक है। ये ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जिसमें तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। तो चलो ये भी ठीक है। ये कह रहा है कि भैया वस्तु और विचारों में जटिल जटिल से वर्गीकृत करने का मौका मुहैया कराना चाहिए। देखिए, इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, अगर 66 नंबर की बात करेंगे, तो आपको बच्चों को ना ऐसी चीजें देना चाहिए जो मूर्त है, और ऐसी समस्या देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर। देखिए, ये भी नहीं दे सकते क्योंकि उच्च स्तरीय है ये। ठीक है, उच्च स्तरीय बच्चा यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्गीकरण की क्वालिटी उसके अंदर आ जाएगी, तो उस केस में ये वाला दे सकते हैं आप। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा यह समझ बना लेता है कि प्रतीक का इस्तेमाल वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है, तब भी वह साइकिल शब्द सुनकर मस्तिष्क में उसका प्रतिबिंब बना लेता है। देखिए, ऐसा जो बच्चा करता है, वो उसको प्रतीकात्मक अवस्था में, प्रतीकात्मक अवस्था जो रहती है, उसमें बच्चा ऐसा करता है, जो अवस्था बताएगी 2 से 7 वर्ष की। 2 से 7 वर्ष बच्चा, अर्थात ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा क्या होता है, कल्पनाओं के आधार पर प्रतीक का इस्तेमाल करता है। प्रतीक मतलब सिंबल का इस्तेमाल करता है। जैसे उसे झाड़ू को घोड़ा दिखाना है तो घोड़ा दिखा देगा वो। ठीक है, अन्य चीजों से आगे चलते हैं। मानव
3 अंकों वाली संख्या को जोड़ करने में अकेले संघर्ष कर रहा है, किंतु शिक्षिका की मदद से ऐसा करने में सक्षम हो गया है। तो लेव विगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार क्या दर्शा रहा है, आप ये बताइए। लेव विगोत्स्की का सिद्धांत क्या दर्शा रहा है? देखिए क्या होता है, जब बच्चा किसी काम को अकेले कर पाता है और वो कर नहीं पा रहा है तो किसी की हेल्प से अच्छा कर पाता है। तो विगोत्स्की के अनुसार ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। लेव विगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, आप ये बताइए। लेव विगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? चलिए चलिए एक और थॉट हो जाए आप लोगों के लिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो बिल्कुल इसी थॉट के साथ हम आगे चलेंगे, यहाँ पर इसी थॉट के साथ आगे चलेंगे हम। चलिए इसको बताने से पहले आपको इसका उत्तर बता दें। 69 नंबर का जो है इसका उत्तर आपको बता देते हैं। इसका उत्तर ए होगा मित्रों, यहाँ पर कि ज्ञान के निर्माण में बच्चा जो होता है कैसा होता है, एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। आगे चलते अगले क्वेश्चन को लेते हैं। आशना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों से अच्छा देखा जाना चाहती है। तो लॉरेंस कॉलबर्ग के विकास के किस स्तर में बच्ची है, आप ये बताइए। ये किस स्तर पर बच्ची है, आपको बताना है। देखिए 100 से अधिक क्वेश्चन तो आज होंगे, ये तो निश्चित है ना। 100 से अधिक तो होंगे। 150 का टारगेट आज हमारा है। अगर आपने हिम्मत नहीं हारी तो बिल्कुल 150 क्वेश्चन हम लोग कराएंगे आज। ठीक है, 150 क्वेश्चन आज हम कराकर जाएंगे, आपको चिंता ना करें। हम बात कर रहे हैं 70 नंबर के प्रश्न की, और 70 नंबर का जवाब भी आता है यहाँ पे। पारंपरिक चरण होता है जिसे कहते हैं आप अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन, गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स ओरिएंटेशन, प्रशंसा की अवस्था भी इसे कहा जाता है। तो इस अवस्था में अगर आप बात करेंगे तो ये पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। प्रगतिशील शिक्षा में यहाँ पर क्या होता है, प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है आपको बताना है। प्रगतिशील शिक्षा, देखिए प्रगतिशील शिक्षा जो होती है मित्रों, इसमें जो सीखने का स्वरूप होता है वह सामाजिक होता है। यहाँ समाज से जुड़कर, समाज से कनेक्ट होकर बच्चा सीखता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? देखिए मानकीकरण में बल देती नहीं है, ये स्मरण में बल देती नहीं है, बच्चों में केवल संज्ञानात्मक विकास में बल देती नहीं है। ये तो कहती है यार फ्लेक्सिबल यहाँ पर बहुस्तरीय गतिविधि कराइए, अलग अलग तरीके से कराइए जिसमें अलग अलग बच्चा आपका सेटिस्फाइड हो सके। यहाँ पे अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित अंता अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि के बारे में कह सकते हैं? अगर हम यहाँ पढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि है, इंटरपर्सनल। कभी भी आप कंफ्यूज हो इन बुद्धियों में तो इंग्लिश का वर्ड देखा करो। ये इंग्लिश वाला जो है ना आपको पास कराएगा, मतलब 1 नंबर दिलाएगा, पास तो नहीं हो सकते 1 नंबर से, आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये जो बच्चा, ये जो व्यक्ति होता है 73 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये दूसरों के विचार को समझने में बड़ा सक्षम होता है। दूसरों के विचार, दूसरों की भावनाओं, दूसरों की मनोदशा को बड़े अच्छे से समझ सकता है, जिसके पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट है। vygotsky के अनुसार संरचनावाद में अहम भूमिका किसकी होती है? ये बच्चे बच्चे जानते हैं मेरे हिसाब से, देखते ही बता देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं यहाँ पे। देखिए vygotsky ने हमेशा से ही कहा है कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा की अहम भूमिका है। इन्होंने भाषा को ही अधिक महत्व दिया है, ये आपको पता है। बच्चे सीखने के आकलन के लिए एक शिक्षक को किन किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, आप ये बताइए। सीखने का आकलन अर्थात ये क्या होता है? सीखने का आकलन जो होता है सीखने के बाद होता है। कैसा होता है? सीखने के बाद होता है। तो इसमें आप किसी चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत का विषय नहीं है ये। तो ये सारी चीजों का आप इस्तेमाल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 76 नंबर में चलेंगे, आइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है, आप ये बताइए। मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है कि बच्चों की एक्चुअल कमियों को ढूंढना और उनमें सुधार करना। बच्चों की एक्चुअल कमियों को ढूंढना और उनमें सुधार करना, यह जो होता है ये मूल्यांकन का एक्चुअल उद्देश्य होता है। पहला प्रश्न इसके लिए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम समावेशन में बाधक है? प्रथम समावेशन में बाधक क्या है, आप ये बताइए। प्रथम समावेशन में बाधक क्या है? 77 नंबर का क्वेश्चन है। 77 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम समावेशन में बाधक क्या है, आपको ये बताना है।
देखिए समावेशन में बाधक ये होता है कि जब आप कुछ ही बच्चों को महत्व देंगे तो बाकी के बच्चे क्या करने आए हैं वहाँ पे, ये बताइए आप। अभी आप यहाँ कह रहे हैं कि हम कुछ ही बच्चों के लिए बनाएंगे, बाकी बच्चों की जरूरतों को हम पूरा नहीं करेंगे, तो भाई यह बताइए फिर बाकी के बच्चे क्यों आएंगे? तो ये तो बाधक हो गई ना, ये डेफिनेटली ये बाधक बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। हाशिए के समूह क्या होते हैं? जैसे कि समाज ने जिन लोगों को पिछड़ा बताया है, समाज जिनको दाहिनी बता रहा है ना, जिनकी स्थिति समाज में बहुत अच्छी है नहीं, तो उन्हें आप कह सकते हैं कि वो हाशिए के समूह है। और इसे अगर आप ये कहेंगे ना, सोशल स्टिग्मा जो होता है या सामाजिक वर्तिक आग्रह जिसे कहते हैं, ये इसमें एक बहुत बड़ा बाधा बनता है। क्योंकि आपको पता ना, ये एक प्रकार का कलंक है जो समाज तय करता है कि भैया निम्न जातियों के साथ ये करो, भेदभाव करो, वगैरह वगैरह। ये बहुत गंदी चीज है ना। ऐसा कुछ होता नहीं है, किसी की जात ऊंच या नीच होती ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, सब समान होते हैं। अगर आप देखोगे आपके रहन सहन और अन्य चीजों में निर्भर करता है आज कि आप रहते कैसे हो, आपकी बात करने का तरीका क्या है, आप किस तरह की फीलिंग्स रखते हो, किस तरह के विचार रखते हो, वो मैटर करती है, ना कि आपकी कास्ट क्या है, आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, ये चीजें नहीं। आगे चलते हैं, 79 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की अक्षमता है। यहाँ पर किसकी क्षमता? लिखने की अक्षमता है। आप ये बताइए, लिखने की अक्षमता यहाँ पर क्या है? तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि डिस्ग्राफिया है ना। डिस्कैलकुलिया जो है ये गणित से अक्षमता है। यहाँ गणित नहीं करेगा बच्चा, क्या नहीं करेगा? गणित नहीं करेगा। डिसलेक्सिया में बच्चा क्या करेगा? रीडिंग नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? रीडिंग नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। डिस्प्रैक्सिया में अगर आप देखेंगे तो बच्चा यहाँ पर डिस्प्रैक्सिया में अगर आप देखेंगे, चलिए आगे चलते हैं, 80 नंबर के क्वेश्चन में लेते हैं। चलिए 80 नंबर का आप अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थी के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न कर रहा है? जो बच्चा सुन नहीं सकता उसका सफल समावेशन करना है और उसमें बाधा बन रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सॉरी फॉर दैट। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा बनेगा? श्रवण मतलब जिसको बच्चे को सुनाकर सिखाया जा रहा है, बच्चों को सुनने की प्रैक्टिस कराई जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, अगर स्टूडेंट को आप लिखित परीक्षाएं दे देंगे तो फिर बच्चा सुन नहीं पाएगा, और सुन नहीं पाएगा तो फिर श्रवण कौशल में ये बाधक बनेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 81। निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थियों की विशेषताएं क्या होती है? देखिए मैंने आपको कई बार बताया प्रतिभावान बच्चों की विशेषता क्या होती है। ये धीमा नहीं होता, जिज्ञासा में कमी नहीं होती, आसान कार्य को चुनने में प्रवृत्ति नहीं होती। ये जो होती है सोच में सटीकता की आवश्यकता होती है। कैसी होती है? सोच में सटीकता की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, सोच में सटीकता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी है जो इसके लिए सही जवाब है। इनमें से कौन सा पढ़ने का उपकौशल्य नहीं है? इनमें से कौन सा पढ़ने का उपकौशल्य नहीं है? आप ये बताइए, पढ़ने का उपकौशल्य नहीं है। चलिए अगर हम 82 नंबर की बात करेंगे, ऑप्शन डी आता है इसके लिए बेहतर है। बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना। बेहतर उच्चारण हेतु क्या करना? पढ़ना। ये जो होता है ना, पठन का उपकौशल नहीं होता कि आप उच्चारण सुधारने के लिए पढ़ रहे हो। एक शिक्षिका श्यामपट में एक अनुच्छेद लिखता है। एक शिक्षिका जो होती है श्यामपट में एक अनुच्छेद लिखता है या लिखती है और बीच में कुछ खाली जगह छोड़ देती है। जैसे आपने देखा ना, खालिस्तान होते हैं कई बार बच्चों की बुक में ऐसा लिखा हुआ है, बीच बीच में ऐसी जगह छूटी हुई है, उनको भरना है आपको। ठीक है, विद्यार्थी से कहता है कि दिए गए शब्दों की सहायता से आप इसे पूरा करिए। आपने बच्चों की बुकों में देखी होगी, यहाँ 8-10 शब्द दे दिए जाते हैं बीच में, और ऐसा कहते हैं कि भैया यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और इसमें कुछ खालिस्तान छूटे हुए हैं, इसको आप भरिए, इसे फिलअप करिए, इसे भरिए आप। तो ये क्या दिखाते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आप ये बताइए। इस तरह के टेस्ट को आप क्या कहते हैं? तो इस तरह का जो टेस्ट होता है इसे आप क्लोज परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज परीक्षण कहते हैं। ये बात सही है। क्लोज परीक्षण अर्थात जिससे फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, ढूंढ कर लिखना है आपको, ये कह सकते हैं। 84 नंबर में आ जाते हैं। ये कह रहे हैं कि ये विचार अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं, भाषा के द्वारा सुनिश्चित होता है, ये किससे संबंधित है? देखिए ये एक थे भैया आपके अमेरिका के एक बड़े भाषावादी हैं, और इनका पूरा नाम है एडवर्ड साफिर, है ना। इन्होंने, अगर देखेंगे हम लोग, तो एडवर्ड साफिर ने एक परिकल्पनाएं दी थी इस तरह की। तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या है? साफिर वॉर्फ परिकल्पना है। देखिए साफिर और वॉर्फ दो लोग हैं इसमें, एक लोग नहीं है ये, है ना। ये इनके चेले और गुरु है ये, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतिरिक्त द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ते हुए किसी एकेडमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए विद्यार्थी के घर की भाषा का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है?
आप दूसरी विषय की भाषा पढ़ा रहे थे, पर आपने बच्चे को समझाने के लिए घर की भाषा इस्तेमाल कर ली, तो इसे क्या कहेंगे? आप एक भाषा को सिखा रहे हैं, एक भाषा को आप पढ़ा रहे हैं और उसमें दूसरी भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे द्विभाषिकता कहते हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना द्विभाषिकता कहलाता है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि नहीं सर बहुभाषिकता होगा, नहीं बहुभाषिकता नहीं होगा भाई इसमें। यहाँ सभी बच्चों की भाषा को सम्मान नहीं दे रहे हैं, आप एक भाषा से दूसरी भाषा में शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ द्वितीय भाषा का निर्देशन चल रहा है, ध्यान रखिए, 2 भाषाओं का काम है यहाँ पे। ये एक ऑथेंटिक आंसर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी द्विभाषिक के ऊपर है। द्विभाषिक शिक्षा का एक शैक्षिक प्रक्रिया जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में है, तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है? 86 नंबर का क्वेश्चन है, आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी आता है, 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। द्विभाषिक शिक्षा की एक शैक्षिक प्रक्रिया जिसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कैसी होती है? 2 भाषाओं का प्रयोग करती है। एक राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर दूसरा है जो एक सही जवाब है। आगे चलते हैं। पशु में मानवीय संप्रेषण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है? पशुओं में मानवीय संप्रेषण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है? आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। यहाँ पर पशु और मानव के संप्रेषण में क्या अंतर यहाँ आपको देखने को मिलता है? देखिए क्या होता है, पशु अपनी सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए बातों को संप्रेषित करते हैं और मानव तो वैसे ही लगा रहता है चैट में, है ना। आगे चलते हैं। यहाँ ये कहते हैं भैया कि द्विभाषिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी के घर की भाषा के साथ साथ किसका प्रयोग किया जाता है? घर की भाषा के साथ साथ किसका प्रयोग किया जाता है? आप ये बताइए, घर की भाषा के साथ साथ किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए द्विभाषा शिक्षण की बात हो रही है, इसमें 2 भाषाओं का काम होता है, या घर की भाषा हो या जिसमें शिक्षण कार्य चल रहा हो वो भाषा हो सकती है आपकी। तो देखिए द्वितीय भाषा में क्या होता है, अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं। एक भाषा आपको पढ़ाई जा रही है, दूसरी भाषा में आप निर्देश दे रहे हैं, 2 भाषाओं का इस्तेमाल होता है इसमें। आगे चलते हैं। बच्चों को मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उसमें बातचीत करना एक महत्वपूर्ण घटक है। बच्चों की मौखिक भाषा विकसित करने के लिए, बच्चा बोल पाए, उसकी भाषा डेवलप हो जाए, उसके लिए एक महत्वपूर्ण घटक क्या होगा? उसके लिए महत्वपूर्ण घटक क्या होगा आपको बताना है। इसका महत्वपूर्ण घटक ये होगा कि प्रारंभिक साक्षरता होनी चाहिए उनके अंदर, है ना। सुनना बोलना आना चाहिए, जब बच्चा सुनेगा तभी तो बोलेगा। तो मौखिक संप्रेषण विकसित करने के लिए ये प्रारंभिक साक्षरता के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भाषा अधिगम में बौद्धिगम निवेश का अर्थ क्या होता है? बौद्धिगम निवेश का अर्थ क्या होता है? देखिए बौद्धिगम निवेश क्या होता है, अगर आप बच्चे को ऐसा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं कि वो एक स्तर ऊंची चीज, एक स्तर ऊपर की सीख रहा है, तो उसे बौद्धिगम निवेश कहते हैं। जैसे कि आप बच्चा यहाँ पे आपका 5वीं में है और आप ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं कक्षा 6वीं की चीजें सीख रहा है वो, है ना। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि बौद्धिगम निवेश है ना। बच्चों को ऐसी भाषा उपलब्ध कराना जिसमें भाषा का एक स्तर ऊपर हो, है ना, उसे बौद्धिगम निवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बौद्धिगम निवेश कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि बौद्धिगम निवेश के बारे में कंसेप्ट किसने दिया था, किसने नहीं दिया था? क्या आप लोगों को जानते हैं? क्या पता है आप लोगों को? नहीं पता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति, डांति, मानती ऐसे निरार्थक शब्द में बोलकर मजे ले रहा है, तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? आप ये बताइए। भाई साहब बड़े मजे ले रहे हैं। देखिए इनकी जो आप साउंड को सुनेंगे सेम साउंड आ रहा है। देखिए धांति, भांति, मानती, शांति, सब में ती लास्ट में एक सेम सा साउंड है। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं मित्रों, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वह ध्वनात्मक जागरूकता विकसित हो रही है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। भाषा का व्याकरण सबसे सबसे अच्छा सीखा जा सकता है। भाषा का व्याकरण सबसे अच्छा सीखा जा सकता है, आप ये बताइए सबसे अच्छा सीखा जा सकता है। पठन सामग्री और संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। देखिए यहाँ पे जो आपका कहना चाहिए, भाषा और व्याकरण कब सबसे अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है? तो देखिए भाषा और जो व्याकरण होता है ये पठन सामग्री और संरचनाओं की पहचान को एकत्रित करके बहुत अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आइए। ये कह रहा है
ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। कक्षा 5 में एक अच्छा, सुंदर, बुरा, रंगीन, बूढ़ा, युवा आदि शब्दों वाले बहुत से वाक्य देती है। जब विद्यार्थी को इन शब्दों में ध्यान देते हैं तो जिन्हें वह विशेषता बताने के वाले शब्दों का नाम देती है, बाद में उन्हें अधिक शब्द देती है, उनमें इन विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहती है। अंत में शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करती है तो यह कहती है कि ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो ये रणनीतियां क्या है, आप ये बताइए। देखिए, रणनीति तो बहुत अच्छी है सिखाने के लिए, याद रखिएगा, रणनीति बहुत अच्छी है सिखाने के लिए। 93 नंबर का क्वेश्चन है और 93 का जो जवाब होगा भैया वो बी होगा। विषय वस्तु आधारित व्याकरण है। आप पहले एक विषय वस्तु बना रहे हैं, कोई शब्दावली बना रहे हैं, उसके माध्यम से आप बाद में बच्चों को ये अवगत करा रहे हैं कि बच्चा क्या है, एक व्याकरण को सीख रहा है ना। तो इसे एक्चुअली विषय वस्तु नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा मैंने, ये नहीं है, ये है सचेतन में वृद्धि। तो ये क्या कर रही है, यहाँ शिक्षा जो है ये सचेतन में वृद्धि कर रही है। 93 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, सचेतन में वृद्धि जो होती है इसकी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे आपको कुछ ज्ञानात्मक तरीके से, भावनात्मक तरीके से, क्रियात्मक तरीके से आपकी चेतना है, आपको समझ में आ रहा है, आप वो चीजें समझ पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, तो उसे कहा जाता है ये। तो शिक्षिका भी कुछ ऐसा ही कर रही है। तो यहाँ ऑप्शन आएगा सचेतन में वृद्धि कर रही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 94 में। कौन सी विधि दोहराव वाले अभ्यास की एक बड़ी प्रविधि मानती है, दोहराव वाले अभ्यास की? श्रव्य भाषावाद, आप कह सकते हैं कौन कौन सी दोहराव वाले अभ्यास के लिए एक बड़ी प्रविधि मानी जाती है, तो ये श्रव्य भाषावाद माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए एक सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने अतिरिक्त वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श, कॉपी, उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, तो भाषा सीखने की अवस्था क्या कहलाती है, आप ये बताइए। आपने देखा होगा दीवारों में, फर्श में, भिन्न जगह जो होती है बच्चे आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, इसे क्या कहा जाता है, आप ये बताइए। 95 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसे बी कहा जाता है दोस्तों, प्रारंभिक साक्षरता। क्या कहा जाता है, प्रारंभिक साक्षरता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक साक्षरता कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रारंभिक साक्षरता कहा जाता है। क्योंकि देखिए, प्रारंभिक साक्षरता में बच्चा क्या करता है, दीवालों में या कहीं भी आड़ी टेढ़ी लाइनें बनाते रहता है, आपने देखा है। तो उसे ना यहाँ लिखना भी कहते हैं। अभी आगे जाओगे ना तो क्वेश्चन आएगा किस तरह का लिखना होता है, अगर आपको पता है तो भाई कमेंट बॉक्स में दूसरों को बताएं। यदि एक बालक किसी एक भाषा में अच्छा पाठक है या अच्छी पाठिका है, तो वह दूसरी भाषा या अन्य भाषा में भी अच्छा पाठक हो सकता है। ये दूसरी अन्य भाषा सीखता है तो इसे जाना जाता है, आप ये बताइए किस रणनीति के रूप में जाना जाता है। तो इसे जो जाना जाता है मित्रों, 96 नंबर का है, कौशल का अंतरण करना। एक भाषा से दूसरी भाषा में कौशल ले जा रहा है उसका, है ना। एक स्थिति में सीखी हुई चीज दूसरी स्थिति में काम आ रही है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। बिल्कुल, अंकिता वर्मा जी बिल्कुल सही बता रही है, आप इनका कमेंट्स देखिए। श्री गोविंद ने अपने कक्षा 3 में छात्रों को पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इसमें सहायक होगी, है ना। पैटर्न्स को पहचानना, पैटर्न को पहचानने का कौशल विकसित करना चाहता है, तो कौन सी गतिविधि यहाँ सहायक होगी, आप ये बताइए। देखिए, अगर पैटर्न को पहचानना है तो छात्रों में ना बिल्डिंग ब्लॉक देकर आप उनकी ऊंचाई के क्रमों में रखने के लिए कह सकते हैं। देखिए, बिल्डिंग ब्लॉक देंगे, बच्चा अगर सही ऑर्डर पे उसे लगाकर बना पाएगा तो आप उसको कह सकते हैं कि डेफिनेटली बच्चा क्या है, पैटर्न को पहचान पा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये बिल्डिंग ब्लॉक आप समझते हैं, बच्चा एक प्रकार से इसे खेलता भी है। कई छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, वो जमाता है और खेलता भी है इनके साथ। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में आकलन को सम्मिलित करना चाहिए। अब देखिए, आकलन को क्यों सम्मिलित करते हैं, देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा ये प्राप्त अंकों के लिए शामिल तो नहीं करेगा बच्चों को, है ना। ये यहाँ पे कार्यविधि सूत्रों के ज्ञान के लिए या तो त्रुटि मुक्त करने के लिए तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि त्रुटि तो सीखने सिखाने का हिस्सा होती है। तो ये एनसीएफ 2005 कहता है कि गणित अगर आप सीखना चाहते हैं तो गणित
को गणितीकरण कैसे करते हैं, अवधारणा कैसे बनाते हैं, ये समझना चाहिए। तो छात्रों में संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल से अर्जन संबंधी प्रगति है, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या निकल कर आता है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में ऐसा देखा गया है कि गणित के लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस परिस्थिति में समालोचनात्मक विश्लेषण इसे हो सकता है इशारा करता है कि इसका कारण क्या है। 99 नंबर का क्वेश्चन है। हंड्रेड नंबर का क्वेश्चन है। आप बताइए क्या है 100 नंबर का क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में एक वांछनीय विशेषताओं को निरूपित कर रहा है? आप ये बताइए, वांछनीय विशेषताओं को निरूपित कर रहा है, आप ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 101 नंबर का है। वैन हीले के ज्यामिति विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति चिंतन के स्तरों का सही क्रम क्या है? ज्यामिति चिंतन के सही स्तरों का क्रम क्या है? इसका जवाब सी होगा मित्रों। क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। ध्यान रखिएगा, सी होगा। अगर इसे हिंदी में अगर मैं बोलकर बताऊं तो दृष्टिकरण होगा, विश्लेषण होगा, उसके संबंध होगा, पहचान होगा, और उसके बाद क्या होगा? निगमन होगा। ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्डर आप याद रखिएगा, आ सकता है। इसके बाद एक और होता है जिसे आप कहते हैं दृढ़ता। दृढ़ता इसमें दिया नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूँ, एक और होता है इसके बाद दृढ़ता। क्या होता है? दृढ़ता। आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं, अगर ऑर्डर आप देखना चाहें तो इसे याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आए, वैन हीले के ऊपर एक क्वेश्चन तो आएगा, पर ये तो तय है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको घड़ी की सुई दिखाई दे रही है, इसमें बोल रहे हैं समकोण कितने बजे बनेगा? आप ये बताइए समकोण कितने बजे यहाँ पर बन सकता है? देखिए 9:15 में आपको देखिए घड़ी में टाइम भी दिख रहा होगा, यहाँ 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे की घड़ी दिख रही है आपको, तो जहां तक मेरे हिसाब से आपने चुना होगा 3 बजे। 3 बजे भी यह समकोण बनेगा, 90 डिग्री का ऐसा कोण बनेगा। यहाँ पर 3 बजे, वॉच में देख लीजिए 3 बज रहा है, तो यहाँ आपको 3 बजे के आसपास समकोण देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। आकृतियों के उस युग्म को चुनिए जिसकी कोई भी सममितीय रेखाएं नहीं होती हैं। देखिए सममितीय रेखाएं क्या होती है? लाइन ऑफ सिमेट्रीज, एक्सिस होती है एक प्रकार से आप कह सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम, यार हमारे पास ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर में अगर आपको लाइन ऑफ सिमेट्रीज देखना है तो इसको आधे भागों में जहां से भी आप विभाजित कर पाएंगे उतनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होगी। तो मैं आधा ऐसे भी काट सकता हूँ, आधा ऐसे भी काट सकता हूँ इसको। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती है। तो इसमें से अगर मैं कहूँ कि ये कह रहा है कि विषमबाहु त्रिभुज, देखिए स्केलन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज कैसे होता है? जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती है? बराबर नहीं होती है। अब ये देखिए, ये ऐसा त्रिभुज है। अब इसे आप कैसे भी काट लो, आप आधा नहीं काट पाओगे। अब काट के देख लो, अगर ऐसा काटोगे तो ये बड़ा छोटा दिख रहा है, ऐसा काटोगे तो भी बड़ा छोटा दिख रहा है, ऐसा काट दोगे तो भी बड़ा छोटा दिख रहा है, ऐसा काट दोगे, अरे कैसे भी काट दो आप, नहीं कटेगा ये। तो विषम बाहु त्रिभुज जो होता है ना, जिसकी तीनों भुजाएं विषम होती है, बराबर नहीं होती है, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज नहीं होगी, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज आपकी नहीं होगी, बाकी में होगी। ये देख पा रहे हैं, जैसे आप देखिए ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिल रही है, स्क्वायर में मिल रही है, ये वाले ट्रायंगल ट्रेपेजियम में मिल रही है, ये आपका पेंटागन है। इस तरीके से सभी में आपको लाइन ऑफ सिमेट्रीज मिल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम में सुधारने या बेहतर बनाने के लिए की गई सिफारिश में एक सिफारिश को निरूपित करता है? दोस्तों बताइए कौन सा करता है इनमें से। हालांकि आज वादा किया था कि 150 प्रश्न करा के ही जाऊंगा, याद रखिएगा 150 प्रश्न कराकर ही जाऊंगा, तो 150 प्रश्न आज कराकर ही जाऊंगा मैं, आप इसकी चिंता ना करें। चाहे एक बच्चा भी देखेगा ना आज, तो मैं कराऊंगा इसमें, ये मेरा आपको
गारंटी है यहाँ पे सभी विशेष में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई बच्चा पूछ रहा है ये विषय वो विषय, मैं आपको बताना चाहूंगा सभी विशेष में है। तो यहाँ जवाब आएगा आपका ए। आकलन पद्धतियों में बदलना और जिसमें विद्यार्थी के प्रतीकात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीकरण की योग्यताओं को परखें, ये सही जवाब है यहाँ पे। बाकी का ऑप्शन सही नहीं है कि ओलंपियाड में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पाठ्य पुस्तक के साथ विद्यार्थी अभ्यास पुस्तक भर रहा है या नहीं भर रहा है ना, युवाओं को रोजगार दे रहा है। तो ये देखिए, आप अगर 3 नेगेटिव भी निकालते हैं तो एक पॉजिटिव में आप वैसे ही पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रति भय का कारण नहीं है? भय का कारण नहीं है। 105 नंबर का क्वेश्चन है, भय का कारण नहीं है। हालांकि मेरे को लगता है जो 150 क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे लगभग 2 घंटे में खत्म कर पाएंगे। कितने घंटे में कर पाएंगे? 2 घंटे में कर पाएंगे। अभी लगभग अगर देखेंगे हमारे समय जो हुआ है 1 घंटे 40 मिनट के आसपास का समय हुआ है। अभी 105 प्रश्नों में हैं हम, 45 प्रश्न और करने हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं करा कर ही जाऊंगा। अगर कोई ऐसे संकट नहीं आया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, तो डेफिनेटली मैं करा कर जाऊंगा। जवाब डी आएगा मित्रों इसमें। देखिए, अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमताएं, ये कोई भय का कारण नहीं है ना। गणित की प्राकृतिक आमूर्त भय का कारण है, गणित का प्रत्यात्मक विचार भय का कारण है, आकलन की पद्धतियां जो है ये भी भय का कारण है। तो यहाँ भय का कारण क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो भय का कारण नहीं है। आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि भिन्नों का उपयोग निम्नलिखित में से सही तरीका क्या है? भिन्नों का उपयोग, भिन्न क्या होती है? जैसे कि 4/5 लिखा हुआ है, भिन्न है ना, या कुछ ऐसे भिन्न भी होती है। एक पूर्ण और अंश के रूप में निरूपित करना, संख्या रेखा एक बिंदु को अभिकल्पित करने के लिए है, वस्तुओं को संग्रह के एक अंश को निरूपित करने के लिए है, विभाजन पर आधारित समस्या का परिचय देने के लिए। आप बताइए यहाँ पे कौन सा है भिन्नों का इस्तेमाल? क्वेश्चन नंबर 106 है, और देखिए 106 नंबर का प्रश्न पहला सही होगा, एबीसी। ठीक है, एबीसी तीनों ही कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे डी वाला मत करिए, विभाजन आधारित समस्या का परिचय देने के लिए नहीं होता है, बाकी सभी समस्याओं का परिचय दे सकते हैं भिन्नों की सहायता से। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक गणित के लिए एक अति उपयुक्त उदाहरण है? निम्नलिखित में से ज्यामिति की प्रक्रिया नहीं है। ज्यामिति की एक प्रक्रिया नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ज्यामिति की एक प्रक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से ज्यामिति की प्रक्रिया नहीं है, क्या नहीं है आपको बताना है। 108 नंबर का प्रश्न है। देखिए, मापन है, निरूपण है, तार्किक रूप से उत्पत्ति भी है। 108 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो ये तीनों ही हैं, बाकी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? गणित की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है बोल रहा है। तो गणित की नेचर कैसा नहीं है, प्राकृतिक कैसी नहीं है? ये कह रहा है कि ये विज्ञान की तरह होती है जो कि अवलोकन पर आधारित होती है। ये तो गलत है। ये अवलोकन पर आधारित नहीं होती है, इसे सॉल्व करना पड़ता है, तर्क के आधार पर सोचना पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है। ये कहता है कि गणितीय खेलों के बारे में सही कौन सा है? गणितीय खेलों के बारे में सही कौन सा है आपको बताना है। गणितीय खेलों के विषय में सही कौन सा है? गणित के खेल आम दिनचर्या वाले खेलों की तरह ही होना चाहिए। गणित के खेल में बच्चे उपदेशात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना चाहिए। गणित के खेल में बच्चा अनुमान या पूर्वाज्ञान या योजना तैयार करने को बढ़ावा देना चाहिए। 110 नंबर का क्वेश्चन है, आप हमें बताएंगे राइट आंसर क्या है। 110 नंबर का जो है मित्रों वह बी जवाब सही है। सॉरी, बी जवाब सही है, ए एन सी। ए एन सी सही है, नोट अ बी वाला। ये वाला बी नहीं, ये वाला बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कहता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? देखिए, आप कल दिन में देखिएगा, एक क्लास आ सकती है, अगर आप देख पाएंगे कल दिन में तो एक क्लास में और कराने का प्रयास करूंगा, एसएसटी का। हालांकि थोड़ा छोटा होगा, बट एक घंटे से ऊपर का ही होगा। अगर मुझे टाइम मिला कल तो मैं डेफिनेटली दिन में कराऊंगा। एक बार दिन में ना शेड्यूल चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ना जवाब आपका भी है सी आएगा। क्या आएगा? सी आएगा, ए एंड बी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में प्राथमिक कक्षाओं में गणित की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, आप ये बताइए। 111 नंबर का है, यहाँ पे सी जवाब आएगा आपका। तो सी जवाब अर्थात ए आएगा, सुसंगत होना चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? सुसंगत के तहत महत्वाकांक्षी भी होनी चाहिए, याद रखिएगा। कलन विधि पे बल देने वाली नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थी गणित के अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? देखिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए काम आएगा। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है मैथ्स। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 12 112 है। आप जल्दी से उत्तर चुनेंगे इसका, क्या उत्तर निकल कर आता है 112वें नंबर का। और 150 प्रश्न अगर हम 2 घंटे में करते हैं आज समझाते हुए, तो आप भी 150 प्रश्न वहाँ 2 घंटे में कर आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। आपके पास हालांकि 2.5 घंटे रहेंगे। आपके पास कितना होगा? 2.5 घंटे होगा। तो जवाब सी सही होगा भैया, बी ओनली इसका सही है, बाकी के नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ नहीं पूछा है इसलिए नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा। ये वाला नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव बल देना है इसमें, तो ये नेगेटिव था और नेगेटिव ही हमें चुनना था। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कहते हैं। एक समोसे को देखकर एक बच्चे उसे त्रिभुज कहता है। तो वैन हिले के ज्यामिति के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चा ज्यामिति की विवेचना पर है। 113 नंबर का प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा दृश्यकरण। इसका सही जवाब क्या होने वाला? दृश्यकरण। दृश्यकरण लेवल में बच्चा है जहां पे वो वस्तुओं को तुलना कर रहा है किसी आकृति के साथ। आगे चलते हैं, सीखने के प्रतिफल हैं। सीखने का प्रतिफल क्या होगा आपसे जानना चाहूंगा, सीखने का प्रतिफल क्या होगा? देखिए, सीखने का प्रतिफल क्या होता है, ये वे दक्षताएं होती है जिन्हें विद्यार्थी किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर पाता है। जैसे दक्षता अर्थात क्या होता है, सीखने का रिजल्ट आप कह सकते हैं, आपने क्या सीखा है ये कह सकते हैं, तो ये आप अंत में ही प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा में 5 समूह में बांट दिया है, जिसमें प्रत्येक समूह में 5 विद्यार्थी और उन्हें घर, विद्यालय, सड़क, भूमि और आकाश के शब्दों से संबंधित शब्द ढूंढने के लिए कहा है। प्रत्येक समूह ने 10 से 15 शब्द ढूंढे हैं तथा अन्य समूह के साथ साझा किए हुए अध्यापक ने यह शब्दावली शिक्षण के लिए प्रविधि अपनाई थी। तो ये किस तरीके की है, आप ये बताइए। यहाँ 115 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे आप लोग। सीखने का सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। देखिए, रचनावाद तो हमेशा से ये मानता चला आया है कि भैया सीखना एक सामाजिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? सामाजिक क्रिया है। द्विभाषी बच्चे को, दो भाषा जानने वाले बच्चे को किसी से बात करते समय प्रायः भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अब देखिए, द्विभाषी बच्चा है, कोई 2 भाषाओं को जानता है, पर वह सिचुएशन के हिसाब से दोनों भाषाओं में से वो शब्दों को इस्तेमाल करता है जो सिचुएशन में यहाँ पर ज़रूरी है, तो उसे कहते हैं संकेत बदलना। क्या कहते हैं? संकेत बदलना कहते हैं। आगे चलते हैं, बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा में आड़ी-तिरछी रेखाएँ बनाकर लिखते हैं या चित्र बनाना कहते हैं जिसे, तो उसे आप क्या कहेंगे, आप ये बताइए? जब बच्चा आड़ी-टेढ़ी लाइनें बनाता है और या चित्र बनाकर लिखता है, तो उसे आप कीरम काट या स्क्रैबलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कीरम काट या स्क्रैबलिंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने की कुशलता होनी चाहिए? किस पर साक्षरता अर्जित करने की कुशलता होनी चाहिए? यहाँ पे आप बताएँगे किस पर होनी चाहिए। देखिए, जब आप किसी की मीनिंग को समझते हैं, किसी के अर्थ को समझते हैं, तब आप इस चीज़ को कह सकते हैं। तो यहाँ अर्थोपन करना या भाषा की समझ को विकसित करना, ये याद रखिएगा। शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का प्रयोग खालिस्तान कहलाता है, आप ये बताइए। तकनीकी का प्रयोग खालिस्तान कहलाता है, आपको ये बताना है, तकनीकी का प्रयोग खालिस्तान कहलाता है। विद्यार्थियों के अधिगम में आकलन के लिए उपयोग में की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? स्कोरिंग मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? 121 नंबर का प्रश्न है। 121 नंबर का राइट आंसर आप बताइए। यहाँ पे जब जिसमें बच्चों के अधिगम के आकलन के लिए आप स्कोरिंग मार्गदर्शन करते हैं कि भैया बच्चे ने क्या स्कोर किया है, क्या नहीं किया, तो उसे रूब्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूब्रिक्स कहते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है। व्याकरण की जो अनुवाद विधि है किस पर बल देती है, आप बताइए। व्याकरण की अनुवाद विधि जो होती है दोस्तों, ये शुद्धता पर बल देती है, क्योंकि व्याकरण सीखी ही जाती है भाषा का शुद्ध रूप सीखने के लिए। तो यह किस पर बल देती है? शुद्धता पर बल देती है। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? अच्छा, प्राथमिक स्तर में पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाई जा रही है? प्रश्न यही बन रहा है ना आपको।
देखिए क्या होता है, ये संख्यात्मक कौशल के लिए नहीं पढ़ाई जाती है, गत्यात्मक कौशल मतलब शरीर का विकास के लिए नहीं पढ़ाई जाती है, विशेष ज्ञान के लिए नहीं। ये पर्यावरण के प्रति बच्चा जागरूक हो जाए इस विषय में पढ़ाया जाता है। आगे चलते हैं। कक्षा 5 का पाठ है किसान की कहानी, बीजों की जुबानी। शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा, जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है। तो ए कह रहा है कि ये सोच को नई दिशा में लेकर जाना है, ये प्रक्रिया की सहायता कर रहा है सीखने की प्रक्रिया में, स्मरण आधारित कौशल की सहायता कर रहा है, अनुशासन बनाए रखने में सहायता कर रहा है। देखिए आपको पूर्व में भी ये बात बताई गई है कि कोई भी गतिविधियां जो होती है अनुशासन बनाने के लिए नहीं होती हैं, तो डी वाला गलत है। तो जिस भी विकल्प में आपको डी लग रहा है एटलीस्ट उसको काट दो पहले तो आप। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, तो यहाँ ए और बी तो बिल्कुल सही है, सी में विचार किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा भैया, ए और बी होगा। क्या होगा, ए और बी होगा। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या को सुधारित थीम या उपथीम है, आप ये बताइए। 125 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे क्या जवाब है आप बताइए। देखिए ये तो मेन थीम है, ये भी मेन थीम है, ये भी मेन थीम है। इसकी उपथीम जो है वो जानवर और पौधे हैं। क्या है, जानवर और पौधे हैं उपथीम। आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है, आप ये बताइए। सार्थकपूर्ण तरीके से किसके द्वारा नहीं सीख सकते हैं, प्रश्न ये उठ रहा है। किसी बच्चे को यार वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा, आप लोग सजेशन बताएंगे कि क्या सबको क्लियर नहीं दिख रहा है या तो इन्हीं को नहीं दिख रहा है। देखिए बिल्कुल शिद्दत के साथ मेहनत करिए यार कल तक, और एग्जाम को ना एकदम फाड़ दीजिए जाकर, क्योंकि यार जो खो गया, सुनिएगा, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते हैं। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। सितारे चमकते हैं, मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक अच्छा थॉट आपको सुनाने का प्रयास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। और पहले तो इसका उत्तर आपको बता दें भैया, यहाँ पर स्मरण के लिए चीजें नहीं होती, याद करने के लिए, रट्टा लगाने के लिए चीजें नहीं होती, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 127 है, 127 नंबर का जवाब यहाँ पर होगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए यह एक विषय एक एक एकीकृत विषय उपागम है। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो एक का इस्तेमाल किया गया है ना वो उतना ठीक नहीं है, देखिएगा। बाकी तो ठीक था ये। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, अगले क्वेश्चन को लेते हैं 129 नंबर का। देखिए 129 नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है भोजन किस प्रकार खराब होता है, ऐसे संबंधित प्रयोग का संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक बच्चों से सहायता करता है। तो निम्नलिखित में से इसका प्रयोग प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना है प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है आप ये बताइए। 129 नंबर का क्वेश्चन है। जवाब इसका जो होगा भैया 4 होगा। स्मरण करना इसका उद्देश्य नहीं होता, याद करना, रट्टा लगाना इसका उद्देश्य नहीं होता। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना करने का प्रभावशाली संसाधन नहीं है, ज्ञान की रचना करने का। हालांकि इससे तो होगा, इससे भी होगा। कक्षा की चार दीवारी मेरे हिसाब से नहीं होगी, आपको क्या लगता है? आप उत्तर देंगे। मेरे हिसाब से बिल्कुल कक्षा की चार दीवारी नहीं होगी दोस्तों। तो यहाँ पर बिल्कुल सी जवाब होगा आपका, कक्षा की चार दीवारी, जो यहाँ पर एक कहना चाहिए पर्यावरण अध्ययन के लिए ज्ञान की रचना करने में सक्षम नहीं होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो विकल्प है आपका अगला, एक मिनट मैंने ना यहाँ पे ना गलत उत्तर दे दिया शायद।
नहीं, सही उत्तर दिया हूँ। मेरे को ऐसा लगा कि मैंने सी जवाब तो नहीं दे दिया आपका। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। आशा करेंगे आप इसका सॉल्व करके सही आंसर ढूंढ पाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि युक्तियां कक्षा 5 में उपविषय बोलती इमारतों को में पर्यावरण अध्ययन शिक्षक में अर्थपूर्ण तरीके से संपादित करती है। तो अर्थपूर्ण तरीके से अगर आप नारे लिखेंगे तो मेरे हिसाब से अर्थपूर्ण तरीका नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी आप देख लीजिए क्या राइट आंसर है। तो मेरे हिसाब से ए बी यहाँ पे मेरे हिसाब से जो है, सॉरी, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें डी है ना, इसमें भी डी है अगर आप देखेंगे तो। तो ये कह रहे हैं कि भैया 5 उपविषय बोलती इमारतों में पर्यावरण अध्ययन में अर्थपूर्ण तरीके से संदर्भित की जा सकती हैं। तो अर्थपूर्ण तरीके से संदर्भित करना है यहाँ पर। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मानचित्र चित्र दिखा सकते हैं, व्याख्यान चर्चाएं कर सकते हैं, आप सर्वे का संचालन कर सकते हैं, उपरांत चर्चा भी आप कर सकते हैं। तो इसके आधार पर अगर आप देखेंगे बच्चों को नारे लिखने के लिए कह सकते हैं। देखिए नारे उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज के लिए लेकर। तो 131 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, उसमें जो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका, वो आपका यहाँ पर ए आप ले लीजिए। इसमें ए बी का ऑप्शन उपलब्ध नहीं है यहाँ पे, इसलिए आपको एटलीस्ट ए सी लेना पड़ेगा मजबूरन। इसमें याद रखिएगा ए सी इसका राइट आंसर होगा पहला। बच्चों के सीखने में प्रगति का वर्णन अभिलेखित आधारित है। देखिए बच्चों की जो सीखने की प्रगति होती है ये अवलोकन आधारित होता है। जो चीजें अवलोकित की जाती है उसके आधार पर ही ये वर्णन अभिलेख आधारित होता है, ध्यान रखिएगा। सीसी के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। किससे संबंधित है आपको ये बताना है, स्व आकलन। चलिए, जैसा कि आज हमने कहा था आपसे कि भैया 150 प्रश्न होंगे, तो 150 प्रश्नों के काफी करीब आप लोग आ गए। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों को सीखने की प्रगति आंकने आंकने के लिए शिक्षक को अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। क्योंकि पोर्टफोलियो, अब ये बताइए पोर्टफोलियो का उपयोग क्यों किया जाता है, आप ये बताइए पोर्टफोलियो का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए इसका सही जवाब 4 होगा, इसका एबीडी सही है, तीसरा सही नहीं है। सिर्फ एक वर्ष में स्कूल की उपस्थिति संबंधी कथन देखने नहीं, ऐसे ऐसा नहीं है। बच्चों का ओवरऑल रिकॉर्ड रहता है यार पोर्टफोलियो में, बच्चे क्या गतिविधियां कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सारे रिकॉर्ड उसमें होते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दे जैसे कि लिंग भेद या अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। आप ये बताइए किससे किया जा सकता है। यहाँ 135 नंबर का प्रश्न है और 135 नंबर का उत्तर आप लोग देंगे यहाँ पे क्या आता है। बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है, आप ये बताइए। बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है, आप ये बताइए। बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त क्या है। देखिए बंद अंत वाले प्रश्न जो होते हैं बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त होते हैं। बंद अंत को क्या होता है, रटा जा सकता है, याद किया जा सकता है, तो ये सबसे कम उपयुक्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन आकलन के संकेत होना चाहिए। पर्यावरण आकलन के संकेत क्या होना चाहिए, 137 नंबर का प्रश्न है। देखिए संकेत होना चाहिए अगर आप देखेंगे तो, देखिए स्मरण करना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पेपर पेंसिल परीक्षण नहीं होना चाहिए। अब आप सहयोग भी के द्वारा भी आकलन नहीं कर सकते, तो इसमें क्या होगा, पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही आकलन आप किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे बहुत नेगेटिव आपको लगेगा पाठ्य पुस्तक, पर ऐसा है नहीं। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर में चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। जो आप बाल साहित्य का चयन करते हैं बच्चों के लिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर, ये कह रहा है कि रंगीन चित्र है, सार्थक पुनरावृत्तियां हैं, संक्षिप्तता है, केवल चित्रात्मकता है। तो क्या होगा आप ये बताइए। देखिए इसका राइट आंसर जो है सार्थक पुनरावृत्तियां हैं। क्या है, सार्थक पुनरावृत्तियां हैं। इसका जो राइट आंसर है कैसा है, सार्थक पुनरावृत्तियां हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा एक क्या है, ये बात तो सभी जानते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा क्या है भैया, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ध्यान दीजिएगा।
कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों के नाम खोजकर लिखना, ये क्या दिशा दिखा रहा है? देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कोई पाठ्य पुस्तक से आपको किसी नाम को खोजना है और लिखना है, इसका मतलब ये होता है कि आप सर्वज्ञ ज्ञान है, ये तो नहीं है, व्यवसाय आपको बनाना नहीं है, विषय की शब्दावली से आपको अनिवार्य परिचय नहीं दिलवाना है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि भैया संपूर्ण पाठ्यचर्या में क्या है, भाषा है। मुझे बैंगनी रंग कतई पसंद नहीं है। देखिए कतई जो रेखांकित भाग है, कतई की जगह क्या है, कह सकते हैं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसी भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते थे आप लोग। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है जो अ, एक अलग तरीके से है और उसके अलग-अलग मीनिंग निकल सकते हैं, और जो कह सकते हैं कि यार जिस मीनिंग से लिखा गया है उसका अलग मीनिंग भी निकाला जा सकता है जो पढ़ रहा है। तो संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण होता है ऐसी सिचुएशन में। ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में खालिस्तान विविधता है और हमारी खालिस्तान भाषी है। आपको ये बताना है, 142 नंबर का क्वेश्चन है। आप ये बताइए क्या उत्तर है आपका? विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने की प्रक्रिया को बनाती है। देखिए जहाँ आप सबसे अधिक बात कर पाएंगे वह मौखिक अभिव्यक्ति होती है एकांकी। क्या होती है? एकांकी होती है दोस्तों। क्या होती है? एकांकी होती है। प्राथमिक स्तर में बच्चे में खालिस्तान और खालिस्तान के माध्यम से लेखन कौशल का विकास होता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो लेखन कौशल्य होता है वो कैसे डेवलप होता है, प्रश्न ये बनता है। तो देखिए रेखांकन और चित्रांकन करते हैं उन लोग, आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचते हैं या इस तरह के चित्र बनाते हैं और चीज़ों को लिखते हैं। तो रेखांकन और चित्रांकन के द्वारा क्या होता है, बच्चा चीज़ों को लिखना सीखता है। तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है, सवाल बच्चों को क्या क्या परिचय का अवसर दे रहा है। देखिए, जब आपसे कहा गया है कि तुम्हारी परिचित, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है साफ शब्दों में कि अनुभव। आपने कभी न कभी किसी नदी को देखा होगा, आपको अनुभव किया होगा, तो उसी अनुभव को बताने की हमें बात की जा रही है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को बौद्ध कौशल से सुशांत करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से उसे किससे बचना चाहिए? बौद्ध कौशल से सुशांत करना चाहती है तो बताइए किससे बचना चाहिए? जवाब बी आता है संदर्भहीन चीज़ों से। संदर्भहीन चीज़ें अगर आपको पढ़ाएँगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। बौद्ध कौशल अर्थात उसको समझाना है, तो संदर्भहीन चीज़ें में बच्चा नहीं समझ पाएगा। विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय अधिगम को सुसाध करने के लिए शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? भाई किसने, आप में से कौन-सा ऐसा बच्चा है जिसने शुरू से लास्ट तक यहाँ पर ये पूरा-पूरा देखा है? आप मुझे बताओ। पूरा-पूरा देखा है, ऐसा कौन-सा बच्चा है? 1 मिनट, ये क्वेश्चन क्या था? विद्यार्थी को एक संप्रत्यय या अधिगम को सुसाध करने के लिए शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे कहा गया है कि भैया ये विद्यार्थियों के पिछले ज्ञान के बीच में संबंध बनाना चाहिए, नियमों को समझने और अवधारणाओं की विशेषताओं को परिभाषित करने पे ध्यान देना चाहिए, विषय वस्तु से संबंधित आवश्यकता या गैर आवश्यकता की जानकारी को मिश्रित करना चाहिए, सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल तरीके से प्रस्तुत करें। देखिए यहाँ पर बच्चे जो है यहाँ पे बहुत से काम कर सकते हैं, दूसरा काम भी कर सकते हैं, पहला भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि इन्होंने पूरी क्लास देखी हुई है। आगे चलते निम्नलिखित में से कौन-सा कारक एकेडमिक प्रदर्शन में विद्यार्थी की असफलता के लिए ज़िम्मेदार होता है? देखिए असफलता के लिए ज़िम्मेदार यही होता है, अगर आप देखेंगे कि भैया यहाँ पर
जो क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा बच्चों के अंदर नहीं है, है ना? यहाँ पे ये ज़िम्मेदार नहीं है कह रहा है, तो नहीं जो है वो तो है कि भैया जिज्ञासा है। बोरियत, तनाव, भय ये तो ज़िम्मेदार होता है।